Dear students, welcome back. Yes, JNK Assistant Professor 2023. कई लोग यदि आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका पुनः एक बार स्वागत है, और यदि आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको शायद पता ना हो कि ये चैनल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर चैनल है पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, जो डिफरेंट पॉलिटिकल साइंस में ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर आते हैं, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे सीयूईटी पीजी हो, सीयूईटी यूजी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर सेट एग्जाम होते हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग चर्चा कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 पॉलिटिकल साइंस। ये एक नॉर्मल एनालिसिस पेपर नहीं होता है, बहुत लंबा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं आगे के एग्जाम के लिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन ए पर्टिकुलर पेपर। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस एनालिसिस की, जो हेल्प करेगा यूजीसी नेट एंड सभी एग्जाम के लिए। इससे पहले कि हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, आपको जानना आपका अधिकार है, मेरा बताना कर्तव्य है। यदि आप सीयूईटी पीजी 2025 अपियर हो रहे हैं तो एक बैच अभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एंड काउंसलिंग चल रही है, जिसको नॉमिनल कॉस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ज्वाइन करते हैं तो जो नेचर है इस तरह के बैच के, कि आपको कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि सारे प्रीवियस मॉक उसमें ऑलरेडी लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन है, आप लेके कंपेयर कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को, जिन्होंने भी अभी तक उस टेस्ट को लिया है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे भेजें, polschelp@gmail.com पे। और यदि आप किसी रिसोर्सेज की खोज में हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो होते हैं इंक्लूडिंग यूजीसी नेट, तो ये 4 बुक आप कभी भूल नहीं सकते हैं। फर्स्ट इज सीयूईटी पीजी एग्जाम गाइड है, जो बहुत पॉपुलर आप लोगों ने बनाया है, बेस्ट सेलर यूजीसी नेट गाइड है। और ऑब्जेक्टिव के 2 बुक हैं, एक जनरल किसी भी एग्जाम के लिए और दूसरा जो है यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक। इन सब के जो क्लिकेबल लिंक है, डायरेक्ट लिंक, वो डिस्क्रिप्शन जो वीडियो की होती है यूट्यूब पे, वहां आपको मिलेंगे। ये सभी अमेजन पे अवेलेबल है। यदि आप अमेजन पे आप लिखते हैं POL स्पेस SC स्पेस हेल्प, केवल आप अमेजन पे लिख के देखिए, आपको सारे ये गाइड दिखाई पड़ेंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। इससे पहले कि क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, कुछ डिस्क्लेमर मतलब एक जनरल ऑब्जर्वेशन और कुछ बातें मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं बिफोर हैंड। एक तो ये वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन इसमें सीधा नहीं है, और इतने डीपर लेयर के क्वेश्चन इसमें कई हैं कि आपको बहुत परेशानी होगी कि इस लेवल पे कैसे तैयारी करें। तो पहला तो मैं ये कहूंगा कि ये रिप्रेजेंटेटिव पेपर नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस पेपर को देख के आप मत सोचिए कि इतना टफ आएगा, इतनी टफ नहीं आती है। और ये इन्होंने काफी लेयर्ड क्वेश्चन पूछा है, बहुत वेग पूछा है, तो आप थोड़ा बहुत अंदाज लगा के जितना कर सकते हैं कीजिए। एंड डोंट गेट डिसहर्टेंड बाय दिस पेपर, नंबर 1। इससे जो है सबक लेके कुछ सीख करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव पेपर नहीं है। दूसरी मैं बात करना चाहूंगा कि एक इतना डिफरेंस है लेवल में। अभी यूजीसी नेट की लगातार जो एग्जाम पिछले 2-3 साइकिल की हुई है, उसमें क्वेश्चन पूछेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का डेथ कब हुआ था, लेनिन का डेथ कब हुआ था, सार्क की स्थापना कब हुई थी। इस टाइप के एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे। एक तरफ JNK असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हम वन नेशन वन लेवल ऑफ क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते। एनटीए इसी के लिए बना था कि एक यूनिफाइड एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए, लेकिन एनटीए किस डायरेक्शन में जा रहा है आप इस पेपर को देख के समझ सकते हैं कि बिल्कुल कोई तुलना ही नहीं है। कि एनटीए जो पूछ रहा है वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यूजीसी नेट क्वालिफाई के लिए, और जो अलग अलग स्टेट पूछ रहे हैं, कोई किसी लेवल के पूछ रहे हैं, कोई किसी लेवल के। ये एक अलग ही प्लेन पे पेपर है जो कि बहुत हाई लेवल का है, और एनटीए जो है बहुत लो लेवल पे चल रहा है। इन बिटवीन बहुत सारे और स्टेट के एग्जाम है। तीसरी मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाया। इसका मतलब है कि आप नेट पे जाके या और भी सोर्सेज से कंफर्म कर लीजिए। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप कुछ श्योर हो नहीं सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कुछ रॉन्ग आंसर भी हैं, और ऐसा होता है जब आप बहुत ही वेग और बहुत टफ आंसर बनाए तो चलिए विद दिस वी स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर का सेशन। और ये जो पीले या जो बॉक्स में दिए गए हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सबको मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि आप एक बार में देख नहीं पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला ही क्वेश्चन जो है आपको बम्प कर सकता है। इसमें 4 ऑथर है जिन्होंने बुक लिखा है, इंस्टीट्यूशनल
आप कह लीजिए इंस्टीट्यूशन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, उस पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के बुक लिखे। उन्होंने कौन सा मैकेनिज्म यूज किया है, मेथोडोलॉजी यूज किया है, इस पे क्वेश्चन है और बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन चलिए इसमें आप इसको देख लीजिएगा। इसमें मैंने सारे जो है बुक का भी नाम दिया है जो उन्होंने लिखा। लेकिन जैसे कोलिन क्रॉच ने जो है पोस्ट डेमोक्रेसी नाम की बुक लिखी थी जिसमें मैथमेटिकल मॉडलिंग वो यूज करते हैं, तो आप कोलिन क्रॉच को मैथमेटिकल मॉडलिंग से आप जोड़ सकते हैं। इलेनोर ऑस्ट्रॉम जिनको कि नोबेल प्राइज भी मिलता है, इन्होंने गार्डनर और वॉकर के साथ मिलकर रूल्स गेम्स एंड कॉमन पूल रिसोर्सेज नाम की बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है यूज किया था। इलेनोर ऑस्ट्रॉम इज नोन कि कम्युनिटी बेस्ड जो है कॉमन पूल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है जहां कम्युनिटी खुद अपने हाथ में उसको ले, तो आप इसको एक्सपेरिमेंटल से जोड़ सकते हैं ऑस्ट्रोम को। मैरी डगलस जो है एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ब्रिटिश हैं, उन्होंने बुक लिखा था हाउ इंस्टीट्यूशन थिंक, और वो इथनोग्राफी, आप इथनोग्राफी ऑलवेज जो है एंथ्रोपोलॉजी के साथ जोड़ सकते हैं। और पैट्रिक डनलीवी जिन्होंने कि बहुत सारे विषयों पे लिखा है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे भी लिखा है, वो जो है इस बुक में डेमोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक चॉइस में गेम थ्योरी पे प्रकाश डालते हैं। तो आप इससे मैच कर सकते हैं, अब आगे मैच कर लीजिएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन ये बुक को जरूर याद रखिए, आगे इसी तरह के डिफिकल्ट एग्जाम में ये बुक भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेनिटी इन द वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट। जैसे इंडिया भी उसमें से आता है, अब तो इंडिया बहुत स्ट्रांग हो गया, लेकिन अफ्रीका के कई कंट्री ऐसे हैं, कई कंट्री जो 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 न्यूली आज़ाद हुए थे 1950s में, उनको पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कहा जाता है और उनको कमज़ोर तो कहा ही जाता है, सॉफ्ट स्टेट भी कहा जाता है। तो वहाँ पे जो सॉवरेनिटी है कैसा दिखता है इन चार में से। फर्स्ट है नेशनल अथॉरिटी मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस तो होती ही है और नेशनल अथॉरिटी अपने को इंडिपेंडेंट मानते हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, तो ए सही होगा। नॉन इंटरवेंशन, तो इनको ये एक तरह से ये लिबर्टी जो है नहीं है, इन पर काफ़ी इंटरवेंशन इनको झेलना पड़ता है मेजर पावर्स का, तो इनकी सॉवरेनिटी इंटरवेंशन से परे नहीं है। तो ये बी को आप हटा दीजिए, तो बी यहाँ है, बी यहाँ है, और तो यही दो बच जाता है, ओनली ए या डी होगा या नन। तो नन तो नहीं है क्योंकि एक आपको निकल चुका है, इसका मतलब कि सीधा ए और डी है। तो फ्रॉम नॉन इंटरवेंशन टुवर्ड्स म्यूचुअल इंटरवेंशन जो है वो हो सकता है। नॉन इंटरवेंशन मतलब कि बिल्कुल आपको कोई जो है सॉवरेनिटी छोड़ दे, कोई इंटरवीन ना करे, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन अब ये म्यूचुअल इंटरवेंशन की तरफ जा रहे हैं। म्यूचुअल इंटरवेंशन मतलब जहाँ पे कि ये अपनी जो है सॉवरेनिटी को पूल करते हैं, जैसे सार्क बना, आसियान बना, अफ्रीकन यूनियन बना, और वहाँ पे जो है एक तरह का एक दूसरे जो जो रीजनल ग्रुपिंग बनती है वो एक दूसरे के मामले में थोड़ी बहुत इंटरवीन कर सकते हैं, सो दैट कि सभी मिल करके आगे बढ़ें। सो नॉन इंटरवेंशन टू म्यूचुअल इंटरवेंशन इज ओके। लेकिन यदि आप ये देखिए तो ये भी सही है मेरे हिसाब से, रेगुलेशन बाय सुप्रा नेशनल अथॉरिटी। इनको कई जो सुप्रा नेशनल अथॉरिटी है, रेगुलेटर, उनकी रेगुलेशन झेलनी पड़ती है वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का, चाहे कोई ड्रग रेगुलेटर हो, चाहे इन्वायरमेंटल रेगुलेटर हो, चाहे ट्रेड रेगुलेटर हो लाइक WTO, उनकी जो है रेगुलेशन जो है वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को मानना पड़ता है। तो ये सी क्यों नहीं है आई डोंट नो, लेकिन इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क किया है। इसके अनुसार से तो ए और डी ही केवल सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज इंपैक्टेड द नेशनल आइडेंटिटी इन वेरियस वेज। ये भी एक बहुत ही वेगली वर्डेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर द इम्पैक्ट। तो ग्लोबलाइजेशन का सॉवरेनिटी या नेशनल आइडेंटिटी पे क्या असर पड़ता है, तो यहाँ नेशनल आइडेंटिटी पे है। रीएनफोर्स कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रॉम बिलो एंड अबव। इसका तो एक लाइन में मायने ये बहुत ज्यादा इसमें बोला जा सकता है कि एक तो अबव से मतलब ये होती है दूसरे कंट्री से, ग्लोबलाइजेशन में कंट्री दूसरे के संपर्क में आते हैं, और उसमें जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है नेशन की, वो बाहर से भी जो है वो एक तरह से रीइंफोर्स होती है क्योंकि डायस्पोरा बाहर में रहते हैं। तो जो नेशनल आइडेंटिटी है या दूसरे कल्चर के संपर्क में आते हैं तो आप अपने कल्चर को और अधिक जो है डेलिनिएट कर पाते हैं। तो जो आपकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, नेशनल आइडेंटिटी, वो ऊपर से भी जो है वो एक तरह का रीइंफोर्स होती है। नीचे से रीइंफोर्स का मतलब कि फ्रॉम बॉटम अप जो है नेशन अपने बारे में क्या सोचता है और वो क्या प्रोजेक्ट करना चाहता है ग्लोबल लेवल पे, तो वो भी आइडेंटिटी जो है एक बनती है, मतलब एक रीइंफोर्स होती है फ्रॉम बिलो फ्रॉम एबव। तो ये चलिए ए ठीक है। री एम्फेसिस द ऑफ द रोल ऑफ स्टेट ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, आई डोंट नो
कि इससे कुछ ऐसा होता है कि स्टेट का कोई रोल बहुत ही वेल लिस्ट आउट हो जाता है या रीइंफेसिस होता है। नेशनल आइडेंटिटी आर अंडरगोइंग फ्रैगमेंटेशन, कौन बोलेगा नहीं, क्योंकि इतने सारे कल्चर के संपर्क में आप आते हैं कि नेशनल जो आइडेंटिटी है उसकी फ्रैगमेंटेशन ग्लोबलाइजेशन में होती है कई कारणों से। तो ए और सी इसमें सही दिखता है, यूनिक मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटहुड। ये भी जो है ये भी सही है एक तरह से नेशनल आइडेंटिटी, लेकिन चूंकि स्टेटहुड की बात है नेशनल आइडेंटिटी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट दिखते हैं, वीक स्टेट, सॉफ्ट स्टेट, हार्ड स्टेट, वीक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट एंड लाइक ऑल। लेकिन चलिए है नेशनल आइडेंटिटी की बात है तो ए और सी इसमें सही कहा जा सकता है, बट ऑल वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। 4 देखिए, वन कंपोनेंट ऑफ, लेकिन ये कंफ्यूजिंग नहीं है चौथा क्वेश्चन, वन कंपोनेंट ऑफ द लिबरल डेमोक्रेटिक रेजिम इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यहाँ पे ये सिंपली कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कौन कौन सा फीचर है, ट्रू फॉल्स इन्होंने दिया है। तो इसमें सभी जो है वो ट्रू है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए से लेके डी तक, लाइक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल डिसीजन आर टेकन इन ए ट्रांसपेरेंट वे बाय इलेक्टेड ऑफिशियल, एकदम बिल्कुल सही है। वर्टिकल अकाउंटेबिलिटी एग्जिस्ट बाय ओवरसाइट बॉडी, एकदम सही है। A non-accountable head of the state has at most a minimal political role and political and bureaucratic corruptions are minimal. मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिसको आप कह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यही तो है कि मतलब ट्रांसपेरेंट वे में डिसीजन लिए जाए, अकाउंटेबिलिटी हो, ओवरसाइट हो, और जो जो नॉन अकाउंटेबल यदि कोई हेड ऑफ द स्टेट जो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है उसको मिनिमम पॉलिटिकल रोल हो एंड पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक करप्शन मिनिमल हो। तो इसमें सभी ट्रू वाले जो हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट कॉइन्ड द टर्म अनडेवलपमेंट। अब इन्होंने इसका आंसर जो है आंड्रे गुंडर फ्रैंक दिया है, जिन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया था, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो यदि उनसे उन्होंने लिया है तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग है। कई जगह पे जो है क्वामे निक्रुमा जो है वो अंडर डेवलपमेंट, यहाँ तो अनडेवलपमेंट लिखा है, अंडर डेवलपमेंट किसने क्वाइन किया है, तो कहीं पे जो है उनका भी नाम आता है, कहीं पे जो है वो आंड्रे गुंडर फ्रैंक का भी नाम आता है। तो यदि आप इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप आंड्रे गुंडर फ्रैंक के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे 3 जो बाकी दिखते हैं उनको भी, तो इसका आंसर तो चलिए आंड्रे गुंडर फ्रैंक है, जो कि डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने कि लैटिन अमेरिका के डेवलपमेंट और कैसे वो जो है लिंक्ड है कोर से, और कोर पेरिफेरी स्ट्रक्चर जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी का है उसके बेसिस पे उन्होंने एनालाइज किया था कि कैसे जब यदि आप जुड़ जाते हैं कोर के इकोनॉमी से तो आपका घाटा ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम, और वो जो डेवलपमेंट जो आपको दिखता है वो सैटेलाइट काइंड ऑफ डेवलपमेंट है, जिसका कि मेन जो बेनिफिट है वो कोर कंट्री को होता है। दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। यहाँ इमैनुअल वॉलस्टीन दिखते हैं, जो नियो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर के उन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, जिसके ही बेसिस पे ये डिपेंडेंसी थ्योरी काफ़ी काम भी करता है। सामिर अमीन दिखते हैं, जो अनइक्वल एक्सचेंज के लिए जाने जाते हैं, आप सब नेट पे जाकर पढ़ सकते हैं। पॉल स्विजी दिखते हैं, जिन्होंने पॉल बैरान के साथ में जो है मोनोपोली कैपिटल नाम की, या मोनोपोली कैपिटलिज्म का लीजिए, मोनोपोली कैपिटल नाम की बहुत फेमस जो है बुक भी लिखी है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू अंडरस्टैंड द स्टेट इन इंडिया सुदीप्ता कविराज यूजेस 3S, इसमें से कौन एस नहीं है? तो उन्होंने जो 3S यूज किया है वो सोशियलिटी है, सबजम्सन है, सबज्यूम करने को कह लीजिए सबजम्सन, एंड सब्सिडियरिटी जो है वो नहीं है इसमें। तो इसमें जो सॉवरेनिटी तो है ही, सोशेबिलिटी और सबजम्सन है। सबजम्सन का मतलब होता है कि कैसे जो है स्टेट एब्जॉर्ब कर लेता है, इनकॉर्पोरेट कर लेता है वेरियस सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने ओन स्टेट के फ्रेमवर्क में, इसको जो है कैसे सबज्यूम कर लेता है, तो सबजुम्सन आप कह सकते हैं। एंड कैसे जो है स्टेट सोसाइटी से अपनी को लिंक करता है और कैसे शेप्ड होता है सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज, उसको आप सोशियलिटी कह सकते हैं। सॉवरेनिटी तो होता ही है। तो ये 3S उन्होंने यूज किया। अब ये सब थोड़ा डीपर टाइप के अंदर घुस के इन्होंने पूछा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसको आप ऑड वन आउट कर सकते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, हु यूज द टर्म डेमोगैगिक प्लूटोक्रेसी? कोई एका नहीं है, यदि नेट पे आप खोजेंगे या इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो हर जगह अलग अलग मिलेगा, कहीं पे चारों में से कोई भी मिल सकता है आपको। लेकिन आई एम गोइंग विथ
विल्फ्रेड पैरेटो के साथ मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं डेफिनेट नहीं कह सकता हूं, ये सब बहुत ही वेग है। ये सभी जो है इलीट थ्योरी के थिंकर हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं डेमोगैगिक प्लूटोक्रेसी की बात की है, क्योंकि जो इलीट रूल होता है वो एक तरह से डेमोगैगिक प्लूटोक्रेसी ही तो होता है। प्लूटोक्रेसी मतलब कि रूल बाय रिच एंड पावरफुल, और डेमोगैगी का मतलब ये होता है कि जो रिच एंड पावरफुल जो लोगों को भरमाते हैं अपने बातों से, अपने नारों से, अपने भाषणों से, और जनता में एक तरह का भ्रम फैलाते हैं और अपने तरफ उनको कर लेते हैं, मतलब मैनिपुलेट करके उनकी भावनाओं को। तो डेमोगैगिक प्लूटोक्रेसी तो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो यही इलीट रूल का इसेंस है। अब यहाँ पे देखिए कि मोज़का ने जो पॉलिटिकल फार्मूला दिया है वो इनकी मेन थॉट है, ये नेट पे जाके पढ़ सकते हैं आप, क्या है कई जगह पूछा जाता है। रॉबर्ट माइकल की जो मेन थॉट है इलीट थ्योरी में वो आयरन लॉ है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची, और सी राइट की जो मेन थॉट है वो द पावर इलीट है। विल्फ्रेडो पेरेटो की जो मेन थॉट है वो सर्कुलेशन ऑफ इलीट है। इन सबको आप नेट पे भी जाके पढ़ सकते हैं, मेरे गाइड में भी। इन विच ईयर डिड श्रीलंका अडॉप्ट द टर्म इथनिक ग्रुप इन इट्स सेंसस? ये चलिए सीधा सा है, 1971 से जो है इथनिक ग्रुप, लेकिन जो उनकी 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन आती है उसमें तो सीधा सीधा वो इथनिक ग्रुप को वन ऑफ द सेंसस का जो है एक कैटेगरी बना देते हैं। 9 नंबर है द कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी लॉजिक ऑफ अप्रोप्रिएटनेस इज एसोसिएटेड विद। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन मैं बोलूंगा। इसमें दो तरह की लॉजिक आप देख सकते हैं। एक, यदि आप रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म में जाइए तो वहां पे लॉजिक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज होता है, क्योंकि हर एक्टर जो है रैशनल एक्टर है और इस बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि सामने वाला क्या उस पर रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि वो भी रैशनल एक्टर है। तो वहां पे लॉजिक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज है, मतलब आप कोई भी जो अपना एक्ट करते हैं वो इस बेसिस पे करते हैं कि हमारा इंटरेस्ट तो मैक्सिमाइज हो, लेकिन कहीं उसका दूसरे पे जो है क्या असर पड़ेगा वो भी आप अकाउंट फॉर करते हैं। जबकि यदि हम सोशियोलॉजिकल या कल्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के पर्सपेक्टिव से देखें कि एक्टर कैसे बिहेव करते हैं, तो वहां पे लॉजिक ऑफ कॉन्सिक्वेंस नहीं होकर लॉजिक ऑफ सोशल अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, कि उस इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कौन जो नॉर्म रूल बिहेवियर है उसमें कौन सा बिहेवियर या आपका एक्ट जो है वो सोशियबली जो है या सोशियली जो है अप्रोप्रिएट होगा। भले ही उसका कंसेक्वेंस आपके लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन आपको वो करना पड़ता है जो कि अप्रोप्रिएट हो। तो लॉजिक ऑफ सोशल अप्रोप्रिएटनेस जो है बिलोंग्स टू सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। हु अंडरस्टूड पॉलिटिकल कल्चर इन ग्रीड एंड ग्रुप डायमेंशन? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है मैरी डगलस का आपको समझना चाहिए। मैरी डगलस जो है अभी हम लोगों ने देखा, शायद ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट है मैरी डगलस। तो इनका जो इन्होंने किस तरीके से इसको देखा है कि ग्रिड, ये कहते हैं इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रेगुलेशन और कंस्ट्रेंट प्लेस ऑन इंडिविजुअल बाय सोसाइटल रूल एंड स्ट्रक्चर। कितना आपको जकड़ करके कोई रखता है, मतलब इंडिविजुअल पर कितना दबाव है सोसाइटी के रूल नॉर्म एंड जो स्ट्रक्चर है उसका। और ग्रुप है कि जो कम्युनिटेरियनिज्म, मतलब कि कितना ज़्यादा जो है इंडिविजुअल आपस में जो है ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कम्युनिटीज जुड़ा हुआ है, सोशल कोहेसन सॉलिडेरिटी कितनी है, ये ग्रुप से दर्शाता है। अब आप चार टाइप का देख सकते हैं इस ग्रुप और ग्रिड पे। यदि हाई ग्रिड हाई ग्रुप होगा तो हिरार्किकल सोसाइटी होगी, जैसे कि इंडिया में कास्ट सोसाइटी जो थी, कास्ट स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसमें हाई ग्रिड था, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जकड़ा हुआ फील करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है सोशल कोहेसन सॉलिडेरिटी, क्योंकि कम्युनिटी उसी टाइप से जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन से बंधे हुए थे। हिरार्किकल सोसाइटी होगी। हाई ग्रिड यदि होगा, मतलब इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा बंधे हुए होंगे, लेकिन लो ग्रुप एफिलिएशन होगा तो फेटलिस्टिक होगा, मतलब इंडिविजुअल को कोई आसरा भी नहीं है, उसको जकड़ के रखा गया है, लेकिन कोई ग्रुप एफिलिएशन भी नहीं है, सोशल सॉलिडेरिटी भी नहीं, फेटलिस्टिक, वेरी बैड। एंड लो ग्रिड हाई यदि ग्रुप है तो इगैलिटेरियन है, बहुत अच्छा है कि आपको बंधन भी नहीं है और आपको ग्रुप की एफिनिटी भी एक फायदा भी मिलता है। यदि लो ग्रिड लो ग्रुप है तो इंडिविजुअलिस्टिक जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसमें ना तो कोई इंडिविजुअल को बंधन है और ना ही कोई बहुत ज़्यादा ग्रुप एफिनिटी है। सो लो ग्रिड लो ग्रुप जो है इंडिविजुअलिस्टिक समाज होगा। वेरी गुड क्वेश्चन मैरी डगलस। 11 नंबर देखिए, कॉमन एस्पेक्ट दोज बाइंड E.H. कार एंड हांस मर्गेंथाउ। ये दोनों जो हैं बहुत ही क्लासिकल रियलिज्म के बहुत बड़े थिंकर हैं। E.H. कार जो है इंटर वॉर पीरियड में लिखते हैं द 20 ईयर क्राइसिस, और वॉर खत्म होने के बाद 1948 में हांस मर्गेंथाउ लिखते हैं पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन। ये चारों बिल्कुल सही है, इसको पढ़ लीजिएगा। सब बहुत ही वेग लाइन लिखे हुए हैं, इसलिए मैं पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब सही है
इसमें ऑल आर करेक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन में यदि ऑल आर करेक्ट हो और यदि सब पढ़ने में यदि सामान्य लगे जनरल स्टेटमेंट, तो उसके साथ जाइए। Who has criticized 13 number the idealist theory on the grounds of naivety and exuberance? मतलब बेसिकली जो मोरल आइडियलिज्म थी आईआर की थ्योरी इंटर वॉर पीरियड में, उसको ईएच कार कहते हैं कि वो बड़े भोले हैं और वो बड़े ही उत्साह में हैं कि हम दुनिया में शांति ला देंगे, रिपब्लिकनिज्म ला देंगे, कॉस्मोपॉलिटन ला देंगे, परपेचुअल पीस ला देंगे, इमैनुअल कांट टाइप का, और इतने भोले हैं। तो इस बेसिस पे आप जो है उन्होंने उसको नकार दिया कि मतलब जो आइडियलिज्म है वो टू नाइव है और एग्जूबरेंस से भरा हुआ है, प्रैक्टिकल नहीं है, और जो रियलिटी है इंटरनेशनल रिलेशन की उससे वो दूर है। तो एक तरीके से इस ग्राउंड पे वो उसकी क्रिटिसाइज करते हैं ईएच कार। द फाउंडेशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इज बिलीव टू बी विथ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चेयर ऑफ, मतलब ये तो बहुत अब घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया है कि इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरी की पढ़ाई जो है वो यूरोप में शुरू होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में जो जो यूनिवर्सिटी था, अबर्स्तवैथ नाम की जगह वेल्स में, वहाँ पे जो है जो यूनिवर्सिटी थी उसमें 1919 में इंटरनेशनल रिलेशन का एक डिपार्टमेंट खुलता है। उसके जो प्रोफेसर फर्स्ट जो चेयर होते हैं वो अल्फ्रेड जिमर्न होते हैं, जो उस समय के मोरल आइडियलिस्ट थिंकर थे। चौथे जो है ईएच कार बनते हैं उसके प्रोफेसर। उसके साथ ही जो है आईआर की पढ़ाई मानी जाती है 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, इसको याद कर लीजिए। 14 नंबर देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें कि ये रियलिज्म के जो 4 टाइप इन्होंने खोजने की कोशिश की है, क्लासिकल, स्ट्रॉन्ग, वीक, रेडिकल। लेकिन ये आसान इसलिए होता है कि एक अथरी केवल एक ही में है, और क्लासिकल जो है कन्फ्लिक्ट एंड वॉर आर रूटेड इन ह्यूमन नेचर, यही तो है ह्यूमन नेचर से जो है इंटरनेशनल रिलेशन के लॉ को समझने की जो कोशिश है वो क्लासिकल रियलिज्म है। इससे ये मैच हो जाता है। यदि इससे मैच हो जाता है तो फिर आप आगे देखेंगे 2 का 1 स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग रियलिज्म जो predominance of power, self-interest and conflict, but allow some politically salient non-realist concern भी allow कर सकते हैं। वीक जो है, वीक यदि देखिए तो ये है 2 का, सॉरी 1 का 3, 2 का 1, 3 का 4, ओके। सो नो, वीक जो है वो 4 है, एक्सेप्ट रियलिस्ट एनालिसिस बट ओपन टू वाइडर रेंज ऑफ पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी। इसलिए ये वीक रियलिज्म हो जाता है कि ये अपने ग्राउंड देता है कि दूसरे पॉलिटिकल पॉसिबिलिटी को भी ये जो है एक्सेप्ट कर सकता है। एंड रेडिकल जो है वो तो बिल्कुल एक्सक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट पावर एंड सेल्फ इंटरेस्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब कि जो पॉलिटिक्स है इट इज अ इंटरप्ले ऑफ प्योर पावर एंड इंटरेस्ट, यही जो है वो रेडिकल रियलिज्म बोलेगा। बाकी सब जो है बेकार है, सबको हटा दो। तो आप इसको मैच कर लीजिए, आगे कहीं आपको काम दे सकता है। Which type of realist theory concludes that state balance rather than bandwagon? ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर जो है, पहले समझिए कि बैंड वैगन क्या है। बैंड वैगन मतलब आजा मेरी गड्डी में बैठ जा, जो हम लोग गाना सुनते हैं उसको आप उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये कि अमेरिका बोलेगा कि भाई मैं तो बहुत महान हूँ, तुम्हें कुछ आईआर में मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में अपनी समझ में नहीं आ रही है तो हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, मतलब कि बैंड वैगन मतलब कि आप उसके गाड़ी में सवार हो गए, मतलब जो मजबूत है आप उसके साथ हो लिए, जो वो कह रहा है वो आप कर रहे हो, उसके पिट्ठू बन गए। तो ये बैंड वैगन है, ये भी एक स्ट्रैटेजी है। आप क्या करेंगे यदि छोटे छोटे कंट्री जो है वो बड़े सुपर पावर के साथ हो लेते हैं, रसिया के साथ हो जाओ, चाहे यूएसएसआर के साथ हो जाओ, चाहे चाइना के साथ हो जाओ, चाहे वो यूएसए के साथ हो जाओ। लेकिन दूसरा है कि आप बैंड वैगन के बजाय जो है पावर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, आप अलायंस बनाते हैं, आप एक उस अलायंस में शामिल होते हैं जो दूसरे अलायंस को काट सके। तो इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन कई तरीके से आप करते हैं, छोटे स्टेट होने पे भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए कि मालदीव क्या कर रहा है, बैलेंस ऑफ पावर कर रहा है, वो चाइना के साथ सट रहा है जिससे कि इंडिया से वो बैलेंस कर सके। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर जो बेसिकली जो क्रक्स है वो स्ट्रक्चरल रियलिज्म का पार्ट है, मतलब नियो रियलिज्म का, ना कि क्लासिकल, क्रिटिकल या रेडिकल। मतलब यदि एक आपको चुनना हो तो बैलेंस ऑफ पावर इज द की कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चरल रियलिज्म। What according to Lenin was the chief reason of demise of peaceful international system? तो लेनिन तो मार्क्सिस्ट थे, तो उनका तो यही मानना था कि जब नेशन जो है अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करने लगा
और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने से हिचकने लगा कि भाई ये तो हमारा है, हमने कमाया हुआ है, तो वहीं से जो है शुरुआत होती है झगड़े की, क्योंकि फिर तो बंटवारा और उसके बेसिस पे कि तुमने इतना क्यों लूट लिया, इतना अकुमुलेट कैसे कर लिया, और इससे ही वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू होती है, नेशनल अकुमुलेशन ऑफ सरप्लस कैपिटल। 70 number, which scholar following Gramsci focused on hegemonic nature of world order? ये क्वेश्चन आसान इसलिए हो सकता है कि रॉबर्ट कॉक्स को यदि आप पढ़ेंगे तो वो ग्रामेस्की के ही आइडियोलॉजी को आगे ले जाते हैं। ग्रामेस्की ने डोमेस्टिक एरिना में हेजेमनी की बात की थी, कल्चरल डोमिनेंस की बात की थी, कैसे कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो आइडियोलॉजिकल एपरेटस यूज करके या आइडियोलॉजी को आइडिया या आइडियोलॉजी को यूज करके कैसे अपनी हेजेमनी बनाता है वर्किंग क्लास पे, उसको वर्ल्ड लेवल पे जो है ले गए रॉबर्ट कॉक्स। तो रॉबर्ट कॉक्स ने बुक लिखा प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, जो उनकी सबसे फेमस बुक है, जिसमें कि उन्होंने कैसे जो है वर्ल्ड ऑर्डर हेजेमनी है उस पर उन्होंने काफी प्रकाश डाला। उन्होंने एनाटॉमी ऑफ इन्फ्लुएंस, ग्लोबलाइजेशन, मल्टी लेटरलिज्म एंड डेमोक्रेसी नाम की बुक भी लिखी है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डिसऑर्डर, ये सब भी लिखा है रॉबर्ट कॉक्स। एक क्रिटिकल थिंकर माने जाते हैं। 18 नंबर, द क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी प्रमोट्स द थ्योरेटिकल रिफ्लेक्सिविटी। अब यहाँ पे एक रुक करके थोड़ा समझिए कि रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है। जब अपने ऊपर आप खुद जो रिफ्लेक्स अपॉन करते हैं, मतलब केवल आप आउटवर्ड नहीं देखते हैं जिस प्रॉब्लम को आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, बट आप अपना पोजीशन उस प्रॉब्लम में और आपकी क्या व्यू है, उससे क्या फर्क पड़ता है उस एनालिसिस पे, इसकी भी एनालिसिस करते हैं, उसको रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना, माई सेल्फ, वही रिफ्लेक्सिविटी है। Who advocates a form of theoretical reflexivity based on the perspective of a critical reflective participant? तो ये जो है क्वेश्चन आपको एकदम बम कर सकता है, ये सब डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, लेकिन इसका यदि एक आंसर मैं इसे क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं जो कि सब जगह आपको खोजने पे यदि मिलेगा तो वो है डेविड कैम्पवेल, जिन्होंने बुक लिखा राइटिंग सिक्योरिटी, यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं इनके साथ जा रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको मैंने क्वेश्चन मार्क किया, आप खोज सकते हैं। इन सब के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानना भी चाहिए। हेडली बुल, जिन्होंने शायद एनार्किकल सोसाइटी लिखा है, इंग्लिश स्कूल के बहुत बड़े थिंकर, और नोएम चॉम्स्की जो हैं वो एक तरह का लेफ्ट ओरिएंटेड क्रिटिकल थिंकर हैं यूएस में। In 1989, Yusuf Lapid is writing about the third debate. ये थर्ड डिबेट जो है इंटरनेशनल थ्योरी में क्या दर्शाता है। थर्ड डिबेट जो है मैंने यहाँ पे दिया भी है, ये था कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच, मतलब ये जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो था, इसको एम्पिरिकल अप्रोच कह सकते हैं, साइंस बेस्ड अप्रोच, डेटा एंड ऑब्जर्वेशन एंड सेंस एक्सपीरियंस से जो निकल सकता है उसी को ट्रूथ मानना, जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच है उसको जो है क्रिटिसाइज होना शुरू हो गया आईआर में। रिफ्लेक्सिविटी, क्रिटिकल थ्योरी, मतलब कि उससे आगे निकल जाना, इंटरप्रेटिव थ्योरी, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब जो है चैलेंज करने लगा आईआर को, और उसी को जो है थर्ड डिबेट कहा गया इंटरनेशनल थ्योरी में। सो इट वॉज एंड टू द पॉजिटिविस्ट इंटेलेक्चुअल कंसेंसस, मतलब एक टूट गया जो कि पॉजिटिविस्ट इंटेलेक्चुअल कंसेंसस टूटा। अब जो है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो मैंने कहा जैसे इंटरप्रेटिव एंड डिस्कर्सिव अप्रोच अपनाने की भी बात होने लगी। व्हाट मेक्स, अब यहाँ पे जो है जो आईआर में 4 डिबेट हुए हैं उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, कैसे जो है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म या लिबरलिज्म वर्सेस रियलिज्म, ट्रेडिशनलिज्म वर्सेस बिहेवियरलिज्म, एंड फिर यहाँ जो ये डिबेट है पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म, और रैशनलिज्म वर्सेस रिफ्लेक्सिविज्म, ये सब जो डिबेट है उन सबको देख लीजिए। What makes feminist international theory so distinctive in comparison to other international relation theory? Of course ये क्वेश्चन आसान बन जाता है, चारों पढ़ेंगे ना, सब्सटेंटिव, नॉर्मेटिव, कॉन्सेप्चुअल, तो आपको लगेगा कि ये सबसे अधिक जो है सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी है। वुमेन की जितनी थ्योरी देखेंगे वो खुद रिफ्लेक्स करते हैं कि वो कहाँ उसमें है, उनकी जो यूनिक पर्सपेक्टिव है फेमिनिस्ट, उससे कैसा दिखता है वो थ्योरी या वो इशू या वो केस। सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी। The law of people that Rawls endorses is a realistic utopia. Rawls खुद इसको अपने बुक में कहते हैं एक रियलिस्टिक यूटोपिया है, मतलब है तो मतलब इसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन एक तरह का यूटोपिया ही है। तो रियलिस्टिक यूटोपिया मतलब उसको ऐसा यूटोपिया जो शायद हो जाए, मतलब बिल्कुल ही
ये प्लेटो के आइडियल स्टेट की तरह तो नहीं है, लेकिन एक यूटोपिया तो है, रियलिस्टिक यूटोपिया। यदि आप ये भी नहीं जानते हैं कि लॉ ऑफ पीपल क्या था, तो उनका लॉ ऑफ पीपल एक बुक का भी नाम है, 1999 की बुक है, और जिसमें कि ग्लोबल जस्टिस का वो थॉट देते हैं कि कैसे जो है दुनिया में जहाँ के अलग अलग तरह के लोग हैं, लिबरल, इलिबरल, इनडिसेंट पीपल, वो मिल करके जो है एक जस्टिस को रियलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने ग्लोबल लेवल पे ये कोशिश की, वैसे बहुत सफल वो नहीं हुए उनकी बुक या उनकी थॉट, जितने की डोमेस्टिक लेवल पे थ्योरी ऑफ जस्टिस सफल हुई। 22 देखिए, ए नोटेबल एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए थर्ड वर्ल्ड एक्टर टू ए मेजर पावर क्या है? तो यदि आप इन सब में देखिए तो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, आइडिएशनल कंटेस्टेशन, ये सब तो बहुत ही वेग है, लेकिन मेन जो कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डिसीजन एक्शन जो है, मतलब इंडिया जो न्यूक्लियर पावर बना, कई लोग कहते हैं कि वो इसको जो है एक पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मेजर जियो पॉलिटिकल पावर बनाता है। 23 रिसेंटली नेपाल ने क्या किया, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। नेपाल ने एक नक्शा जारी कर दिया 1 साल पहले लगभग, जिसमें कि उन्होंने 3 एरिया जो बहुत डिस्प्यूटेड थे उसको अपने में दिखा दिया, उससे काफ़ी हंगामा हुआ। उसमें से कौन एरिया नहीं है, तो लिपू लेक है, काला पानी है, सुस्ता काला पानी आपने याद भी किया होगा, और लिपिया धुरा है, लेकिन रूपधेनी नहीं है, रूपदेही। तो याद कर लीजिए इन तीनों को। What was the Shanghai Cooperation Organization's theme for 2023? जो 2023 में जो इंडिया उसका होस्ट था और वो एक वर्चुअल वे में कंडक्ट हुआ था, उसका थीम जो था सिक्योर एससीओ था। इसके बारे में और ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको हिंट करता है कि सेटर के दिमाग में हमेशा रहता है कि कोई जब समिट होती है जैसे एससीओ 2024, तो आपको तुरंत जाके नेट पर देखना चाहिए कि उसका थीम क्या था और उसको याद करना चाहिए। अभी ईयू की जो बैठक हुई, तो ईयू का क्या कोई नया थीम है या आसियान का कोई नया नारा है, ये सब आपको ये क्वेश्चन इंडिकेट करता है। 25 नंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी। तो इन्होंने कब किया, ये तो चलिए आसान क्वेश्चन है, 1997 में किया। इसके बारे में और आगे आप पढ़ सकते हैं। हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये भी आसान है, लेकिन आसान इसलिए नहीं है कि 23 आपको याद करना पड़ता है। ये सभी जो है इंडियन ओशन के रिम, मतलब कि उससे टच करते हुए कंट्री हैं, आप ये सब देख सकते हैं। इसमें कॉमोरोस, मडागास्कर, इंडिया तो है ही, लेकिन ये आपको नहीं दिखेगा लुवम्बो। तो अब लुवम्बो कहाँ है, मैप में जरा खोज भी लीजिएगा। 27 द कंटेम्प्रेरी रीजनलिज्म अकॉर्डिंग टू जगदीश भगवती। अब ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है कि जगदीश भगवती के थॉट को आपको जानना पड़ेगा, और वो भी कि कंटेम्प्रेरी रीजनलिज्म के बारे में क्या कहते हैं। तो लेकिन चलिए, इससे जो आपको जानना चाहिए वो है कि जगदीश भगवती ने बुक लिखा था इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो बहुत फेमस है और बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। इसका जो सही आंसर जो मुझे लगता है वो ये है कि अभी जो कंटेम्प्रेरी रीजनलिज्म है, चाहे आसियान हो चाहे ईयू हो, सब आउटवर्ड लुकिंग है, मतलब कि वो थोड़ा बाहर जो है देखते हैं, इनवर्ड लुकिंग नहीं है। केवल अपने ही कंट्री की तरफ नहीं देखते, लेकिन बाहर के ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आप ईयू इंडिया एफटीए करने की कोशिश कर रहा है, इंडिया आसियान के साथ जो है जुड़ रहा है, आसियान भी अपने दूसरे कंट्री के साथ में ASEAN+3, ASEAN+6 ये सब करने की कोशिश करता है, तो आउटवर्ड लुकिंग है कंटेम्प्रेरी रीजनलिज्म। 28 who said we are waiting for the day when we can welcome Iran in the non-aligned movement, ईरान को हम स्वागत करेंगे यदि वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में आएंगे। ये कहने वाले जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे 1979 में, तो उन्होंने एक भाषण में ऐसा कहा था। ये सब तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 29 देखिए, आईपीसीसी को हम लोग सब जानते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो साइंटिफिक स्टडी करती रहती है क्लाइमेट चेंज पे। उसका एक स्टडी जो AR6 है, सिंथेसिस रिपोर्ट, वो क्या कहता है कि 2011 और 2000 के बीच में सरफेस टेम्परेचर जो है वो कितना बढ़ गया ग्लोब का। तो ये जो बढ़ा 1.1 डिग्री से बढ़ गया। ये तो बस अब एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ पढ़ लीजिए। Which act specifies that companies that process, collect or store or transfer sensitive personal data or information to implement reasonable security practice and procedure? इस क्वेश्चन में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, मैंने केवल ये कहा है कि ये एक्ट है, और यहाँ देखिए केवल इसमें से एक्ट ये है, बाकी सब रूल्स हैं। दीज आर नॉट एक्ट्स। तो मैं एक्ट के साथ जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। इस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ। बाकी यदि आप इसमें और रिसर्च करना चाहते हैं जो कि फ्यूटाइल होगा, तो आप कर सकते हैं। मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। मतलब ये प्राइवेट डेटा सिक्योरिटी के बाद जो है आईटी एक्ट, जिसको साइबर एक्ट भी कहते हैं 2000 में, जिसके बाद में 2-3 बार अमेंडमेंट हुई है, लेकिन मेन एक्ट जो है आईटी एक्ट 2000। तो एक्ट तो केवल इसमें यही है। 31 who uses the term uh, verclicto,
मेरी प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल बेकार है और जर्मन है, विरक्लिक्टो मीन्स फुल्ली एक्चुअलाइज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, एक्चुअलाइज, फुल्ली एक्चुअलाइज, स्पिरिट एंड consciousness, world spirit, realization of world consciousness, true consciousness, तो ये सब वर्ड जैसे ही आए तो आप हेगल को जरूर याद कीजिए। यहाँ पे जो है आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। फॉर ए मार्क्सिस्ट द टास्क ऑफ टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन, इसमें सभी सही है। मार्क्सिस्ट क्या करेंगे, जो उसके पीछे की जो फैक्ट है उसको निकालेंगे, जो आपको दिख नहीं रहा है। टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन मतलब यदि प्लेटो को पढ़ेंगे तो गेट बिहाइंड द अपीयरेंस, टू अनकवर द रियलिटी दैट द टेक्स्ट ऑब्सक्योर, जो छिपा के रखा गया उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। टू एक्सपोज द इल्यूजन ऑफ दैट इपो, कैसे जो उस पीरियड को जो है एक इल्यूजन बना के रखा गया तो आपको वो सही दिखाएंगे उनके अनुसार से। टू ब्रिंग हार्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन, और हर चीज को वो सस्पिशन के नजर से देखेंगे कि लिखने वाला जो है कहीं क्लास डोमिनेंस के तौर पे तो इसको नहीं लिख रहा है। तो ऑल आर करेक्ट, जैसे ही ऑल आए तो ज्यादा इसको आपको ध्यान देना चाहिए कि वही सही होगा। Who said the beauty of the republic is this: the republic is not only a political utopia but at the same time a philosophical utopia। ये जो है इतना डिफिकल्ट है, इसकी जगह जगह जो है अलग अलग मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि आई विल गो विथ लियो स्ट्रॉस, क्योंकि मैंने नेट पे जब मैं इसको खोज रहा था तो मुझे उनकी एक भाषण मिली जिसमें कि उन्होंने ये कहा है। अब इसका जो मीनिंग है उस भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया, आप नेट पे जब देंगे इस लाइन को तो आपको वो भाषण मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा। मतलब कि एक तरह का रिपब्लिक जो प्लेटो का है वो यूटोपिया तो है ही, लेकिन केवल पॉलिटिकल यूटोपिया ही नहीं है, वो एक फिलोसॉफिकल यूटोपिया भी है। अब इससे अधिक मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन सी कि जो यूटोपिक जो नेचर है रिपब्लिक का पहले वो समझिए, और कितना दूर तक यूटोपिक है कि वो फिलोसॉफिकल यूटोपिया भी है। 34. Which of the following answers are incorrect for allegory of cave in the republic? अब यहाँ पे आप देखें तो दो जो है इनकरेक्ट है, दो सही है। इसका मतलब कि इसमें से दो सही दो गलत है। पहला है एलोगरी ऑफ केव, प्लेटो का, दैट फिलोसोफर शुड नॉट बी चूजन फ्रॉम द पीपल। आप कभी ऐसा कह सकते हैं, कहाँ से आएंगे फिलोसफर? आपको पता है कि उन्होंने पीपल के बीच से ही फिलोसफर को चुना है जो कि जिनमें राइट एप्टीट्यूड है एजुकेशन के बेसिस पे। तो ए जो है गलत हो जाता है। शुड बी एजुकेटेड बिल्कुल सही है। शुड नॉट रिटर्न टू द मैसेज, चलिए इसको भी गोल घेरा मारते हैं। शुड रूल द रेस्ट, यही तो है। तो इसका मतलब डी जो है वो गलत हो ही नहीं सकता, ये तो सही है। तो डी खत्म हो गया, तो एक ही बच जाता है ए एंड सी। तो ए और सी, इसका मतलब ये शुड नॉट रिटर्न टू द मैसेज रॉन्ग है, दे शुड रिटर्न टू द मासेज। इसका मतलब क्या है, वो मास के ही तो पार्ट हैं, मास से ही आते हैं, मास में ही जाएंगे। तो ए एंड सी, वेक लाइन बट ओके। 35. Which of the following is true of Plato's conceptual realism? Conceptual realism, ये इनका जो थ्योरी ऑफ फॉर्म है उसी का एक पार्ट समझ लीजिए। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो फॉर्म है, आइडिया है, और वो रियलिस्टिक है, वो कोई हवा में नहीं है, वो मतलब वही रियल चीज है। दे आर द वर्ड्स दैट मेक सेंस, लाइक ब्यूटी, that makes sense, honesty, that makes sense, we can properly define a concept with its necessary and sufficient condition। हम जो है उसको properly define कर सकते हैं उस concept को, form को। it must refer to real thing, और वो real thing जो इस visible world में है, कोई ना कोई form या idea उसको refer करता है। तो all are correct मेरे हिसाब से सही। 36. Who among the following is not a participant in debate on justice with Socrates in Republic? इसमें थ्यूसीडाइडस नहीं हो सकते, ये एक हिस्टोरियन थे, बाकी सबको आप याद कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सक्लूड किया है एक्सक्लूजन के बेसिस पे, बाकी मुझे याद नहीं, लेकिन अब यहाँ पे है तो आप सेफालुस, पोलेमार्कुस, एडिमेंटुस इसको याद कर सकते हैं कि इन्होंने जो है जस्टिस पे सोक्रेटिस के साथ डायलॉग जो प्लेटो के है उसमें ये कैरेक्टर दिखते हैं। 37. Aristotle's theory of particular justice was influenced by, तो इसका सही आंसर है पैथागोरस। पैथागोरस का लॉ आप जानते हैं, और पैथागोरियन जो थे या उनके जो फॉलोअर थे वो प्रोपोर्शन और हार्मनी जो मैथमेटिक्स में है उसके बहुत बड़े वो जो है प्रोपोनेंट थे। और यदि आप एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस देखिएगा, पर्टिकुलर जस्टिस मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस है, जो मनुष्यों के बीच में रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, तो वो प्रोपोर्शनल इक्वलिटी पे बेस्ड है। तो इसलिए वो पैथागोरस से प्रभावित दिखते हैं। Which among the following Aristotle did not study as an actual constitution in practice? आपको पता है कि उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था। कौन जानता है किसका उन्होंने नहीं किया था, किसका किया था?
तो इसका आई विल गो विथ कि उन्होंने जो है कार्थेजिनियन कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन नहीं किया था। इसके साथ मैं जाऊंगा लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, देख लीजिए। एथेंस, स्पार्टा और क्रेटा का तो किया था, ऐसा लगता है जो नेट पे पढ़ करके, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कितने का आप याद रखेंगे। 39 देखिए, एडजर्सन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट है सोशल डिफरेंस ऑलवेज लीड टू सोशल डिवीजन। जब इस टाइप का प्रीफिक्स लगा हो ऑलवेज, इनवेरिएबली, तो समझिए वो रॉन्ग ही होता है। सोशल डिफरेंस may लीड टू सोशल डिवीजन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सोशल डिफरेंस होगा तो ऑलवेज सोशल डिवीजन होगा, क्योंकि डिफरेंस जो है नेचुरल है। लोगों को जो कम्युनिटी होंगे वो अपने थॉट में, वर्ल्ड व्यू में, अपने रिलीजन में, लैंग्वेज में सोशल डिफरेंसेस डिफरेंट टाइप के बेसिस पे हो सकता है, क्लीवेजेस कहते हैं, लेकिन ऑलवेज वो सोशल डिवीजन पैदा करेगा। डिवीजन का मतलब है कि जहां एंटागोनिस्टिक टाइप का रिलेशन जो है कम्युनिटी के बीच में हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है, सोशल डिफरेंस मे लीड टू सोशल डिवीजन और मे नॉट, इसलिए ये गलत है। अब यदि ये गलत है एजर्सन, इसका मतलब कि आपको इसको देखना भी नहीं है, इसका मतलब इसको ये ट्रू होगा और इसका सही आंसर होगा एजर्सन इज एजर्सन। ओ, यहाँ पे तो दोनों फॉल्स भी है। ओके, चलिए तब तो देखना पड़ेगा, इन्होंने दूसरे तरह से बनाया इसको। रीजन है होमोजीनियस सोसाइटी इज डिजायरेबल फॉर अवॉइडिंग सोशल डिफरेंस। ये भी गलत है, क्योंकि होमोजीनियस सोसाइटी इज नॉट डिजायरेबल फॉर अवॉइडिंग सोशल डिफरेंस। सोशल डिफरेंस हो सकता है, सोसाइटी को जो है हार्मोनियस होना चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी हो सकती है। आप सबको एक कर देंगे, होमोजीनियस कर देंगे, तभी सोशल डिफरेंस खत्म होगा, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब दोनों ही जो है फॉल्स है, बोथ एजर्सन रीजन्स आर फॉल्स। 40 नंबर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स स्टेटेड रोम टू बी ए परफेक्ट रिपब्लिक। यदि आपने मैकेवली को ध्यान से पढ़ा हो, जब वो अपनी रिपब्लिकन थॉट देते हैं डिस्कोर्स ऑन लिवी में, तो वो रोम, जो रोमन रिपब्लिक है, उसको एक आदर्श की तरह प्रस्तुत करते हैं। तो आई विल गो विथ मैकेवली। 41 देखिए, अकॉर्डिंग टू मैकेवली द रूलर कैन इम्पोज हिज विल व्हेन। एक राजा कुछ भी कर सकता है यदि उसका मिथ जो है वो डेमोगैग यदि हो गया है, तो पोटेंसी ऑफ द मिथ इज एस्टैब्लिश्ड अमॉन्ग रूल्ड। मतलब यदि उसने जनता के माइंड को मैनिपुलेट कर लिया है, वही जो ग्रैमेस्ची कहते हैं हेजोमनी, यदि जनता के माइंड को काबू कर लिया है, थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर जो स्टीवन ल्यूक्स कहते हैं, या तो वो एक बार यदि आपने दिमाग पे जनता के काबू कर दिया, कुछ बातें फैला दी, मिथ जो कि सच्चाई नहीं है, यदि जनता के बीच में फैल गया, तो फिर आप उसको आराम से रूल कर सकते हैं कई सालों तक। पोटेंसी ऑफ द मिथ इज एस्टैब्लिश्ड अमॉन्ग रूल। 42 द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ हॉब्स थ्योरी ऑफ ओरिजिनल क्रिएशन ऑफ सॉवरेनिटी। मतलब जो सॉवरेनिटी जो उन्होंने क्रिएट किया, उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, विल गो की एब्सोल्यूटनेस, जो लेवाइथन टाइप की जो सॉवरेनिटी उन्होंने दी, ना कि इंडिविजिबिलिटी, परसिस्टेंस ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसीजर दैट हैज बीन फॉलोड। फॉर मी एब्सोल्यूटनेस जो उसकी है, वो सबसे यूनिक फीचर है, उनके इंटरेस्टिंग पार्ट है हॉब्स की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। 43 हॉब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एम्फेसाइजेज ऑन व्हाट। यहां पे देखिए सबसे बड़ा कौन सा है लाइन, ये, और यही सही है, ओबिसियंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय सॉवरेन। यहां ध्यान दीजिएगा कि सॉवरेन जो है वो लॉ का क्रिएटर है, लेकिन उस पर वो लॉ लागू नहीं होता है खुद। जैसे कि अभी क्या होता है इंडिया में, जो स्टेट लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं, वो स्टेट पे भी लागू होती है, हम पे भी लागू होती है, तो वो स्टेट पे भी लागू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए बराबर है, लेकिन ऐसा हॉब्सिनियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। जो सॉवरेन है वो लॉ से ऊपर है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट का तो पार्टी है ही नहीं, लेकिन बाकी जनता को उस कानून को मानना है, चाहे वो कानून में कितना भी इनकन्वीनियंस हो। सो ओबिसेंस मतलब कि मानना ऑफ एनी लॉ मेड बाय सॉवरेन। 44 देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द मैन ऑफ लेबर द सेंट्रल फिगर इन पॉलिटिकल थॉट। मार्क्स छोड़ के कौन हो सकता है मैन ऑफ लेबर, मतलब जो जो लेबर क्लास है। नॉट ओनली, इसे बहुत चीजें दर्शाती है, पहली बार उन्होंने लेबर को एक ऐसी एक्टिविटी माना जो आपके सेल्फ एक्सटर्नलाइजेशन के लिए, जिससे कि आप अपने मेहनत से ही आप अपने को दुनिया को दर्शा सकते हैं कि आप क्या हैं। एक कुम्हार जब एक दिया बनाता है, एक घड़ा बनाता है, तो अपने को उसमें जो है वो समाहित कर देता है, वो घड़ा उसका प्रतिरूप बन जाता है। एक जो लेबर, कोई कोई कारपेंटर यदि चेयर बनाता है, तो उस चेयर में जो है वो कारपेंटर झलकता है। तो ये जो है उसी के थ्रू अपने को रियलाइज करता है, अपने ह्यूमन इसेंस होने को रियलाइज करता है। तो ये भी है मैन ऑफ लेबर। इसके अलावा उन्होंने पूरी जो सोशल अरेंजमेंट है उसको क्या कहा, वो एक सोशल प्रोडक्शन सिस्टम है, दैट्स ऑल। यदि इक्वालिटी हमको प्रोडक्शन सिस्टम में नहीं है तो कभी नहीं होगा।
इसी बेसिस पे उन्होंने पूरे समाज की परिकल्पना की कि मोड ऑफ प्रोडक्शन कौन एक्वायर करता है, कौन ओन करता है और कौन अपने लेबर को जो है बेचता है। तो ये सभी जो है मैन ऑफ लेबर को सेंट्रल फिगर पॉलिटिकल थॉट में कार्ल मार्क्स ने बनाया। 45 देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक द रिलेशनशिप बिटवीन सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट कैसा है। जो सिविल सोसाइटी है और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन जो है फिड्यूशियरी अरेंजमेंट है। फिड्यूशियरी अरेंजमेंट एक लीगल अरेंजमेंट है जहां पे कि ट्रस्टीशिप टाइप का होता है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो सिविल सोसाइटी के ट्रस्ट को जस्ट होल्ड करती है, उसके सॉवरेनिटी को थोड़ी देर के लिए होल्ड करती है, उसके बीच में ट्रस्ट का नाता है। वो एक्चुअल ओनर नहीं है सॉवरेनिटी का, सिविल सोसाइटी है, गवर्नमेंट नहीं है, फिड्यूशियरी अरेंजमेंट है। 46 in debating on the conflict between common good with particular person's good, who among the following commentators on Locke stated the role of equal right in Locke is precisely to ensure that the only permissible departure from the state of nature are those which रेस्पेक्ट दीज राइट्स एंड सर्व द कॉमन इंटरेस्ट। इस पर पूरे आधे घंटे क्लास लिया सकता है, इसका मीनिंग क्या है 5 बार पढ़ लीजिएगा। अभी तो मैं केवल आपको ये कह रहा हूँ कि जॉन रॉल ने कहा है, लेकिन इससे अधिक इस तरह के वीडियो में कैसे समझाया जा सकता है। इट्स अ वेरी प्रोफाउंड लाइन जो जॉन रॉल ने कहा है। इसके बेसिस पे उन्होंने अपनी वो वाली थ्योरी दी है जो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे इंडिविजुअल राइट जो कि जस्टिस से निकलते हैं वो कॉमन गुड के लिए भी उसको सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा उनकी जो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, वो इसी लाइन से आती है, और उसके बाद ही उन्होंने डेविएट किया है डिफरेंस प्रिंसिपल में, यदि वो कॉमन गुड के लिए हो इनइक्वलिटी तो कई जो इंपॉर्टेंट बातें इस लाइन से निकलती हैं। जॉन रॉल कैसे वो लॉक से प्रभावित। 47 व्हाट इज द क्रूशियल फॉर रूसो इन द स्टेट ऑफ नेचर। तो स्टेट ऑफ नेचर में रूसो बोलते हैं कि जो मनुष्य है वो अपने में जीता है, जिसको वो अमर डेसोई कहते हैं, लव फॉर वन सेल्फ है, नॉन कम्पिटिटिव है, किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं है, उसमें केवल दो ही भावना है, सेल्फ प्रिजर्वेशन और पिटी, दूसरे को देख के दया भी आती है यदि खून बह रहा हो, बट प्रिटी श्रॉडेड विथ रीजन नहीं होगा, वो रीजन के कोई बहुत प्रशंसक थे ही नहीं कभी, तो प्रिटी तो है लेकिन नॉट श्राउडेड विथ रीजन। एब्सेंस ऑफ कंपेरिजन है, ऑनेस्टी तो बिल्कुल है, आउटर डायरेक्टर एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है, इनर डायरेक्टर एटीट्यूड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बी एंड सी विल बी द करेक्ट इन स्टेट ऑफ नेचर। उसी को इस क्वेश्चन आगे बढ़ाता है कि जो जब जब सोसाइटी सिविल सोसाइटी फॉर्म हो जाती है, मॉडर्न सिविलाइजेशन आ जाती है, तो रूसो कहते हैं कि आदमी का जो रूप है, जो उसका एटीट्यूड है अपने सोशियबिलिटी का, वो आउटवर्ड लुकिंग हो जाता है। अब वो दूसरे के नज़र में जीने लगता है। जो सोशल मैन है वो कंपिटिटिव हो जाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है, ऑनेस्टी भी उसकी खो जाती है। तो जो सोशल मैन जो रूसो का है, जो कि नोबल सावेज से आगे निकल के मॉडर्न सिविलाइजेशन में जीता है, वो कॉन्स्टेंटली जीता है आउटसाइड हिमसेल्फ, वो दूसरे के नजर में जीता है, जिसको वो अमर प्रोप्रे से सेल्फ लव और प्राइड उसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए, लव ऑफ वन सेल्फ इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ लव, इस पे भी बहुत भाषण दिया जा सकता है। अब जो उसका जो पर्सनालिटी है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, कंपेरेटिव होता है और कॉन्फ्लिक्चुअल हो जाता है, तो कॉन्स्टेंटली अपने बाहर वो जीने लगता है। इसी से उसके दुख अवसाद बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने अपने आप में वो नहीं जीता है। 49 which feature among the following is not true of freedom in Hegelian civil society। तो हेगेलियन सिविल सोसाइटी में जो फ्रीडम है वो यूनिवर्सल नहीं है, वो फ्रीडम जो है पर्टिकुलर है, इंडिविजुअल के लिए, बायर हो चाहे सेलर हो। यूनिवर्सल फ्रीडम जो है केवल स्टेट में है एज एथिकल लाइफ, हेगेल अकॉर्डिंग टू। यहाँ ये यूनिवर्सल ईगोइज्म है बेसिकली सिविल सोसाइटी में। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि हेगेलियन सिविल सोसाइटी जो है एक तरह का ट्रांजिशिया है बिटवीन द फैमिली एंड द स्टेट। According to Hegel, what are the correct characteristic of the state? तो इसमें चूंकि all are correct है, तो objective will को दर्शाता है, locus of true freedom है, universal है, rational है, actuality of ethical idea है, सभी इसमें आप कह सकते हैं। In fact, march of God on earth है state। 51 according to Karl Marx, which is not main flaw of capitalism। बहुत सारे उन्होंने flaw कहे हैं, लेकिन इसमें पोस्ट प्रोडक्शन मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि ये क्या कहना चाहता है। इनइफिशियंसी भी उन्होंने कहा है। वैसे तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन में कैपिटलिज्म काफ़ी इफिशियंट है, लेकिन जितना ही वो इफिशियंट प्रोडक्शन में है उतना ही समाज को इनइफिशियंट बनाता है, क्योंकि वहाँ पे लेबर वैल्यू जो है वो चुराता है, उससे समाज में बहुत सारे विकृति पैदा होते हैं, और इसके अलावा वो ओवर प्रोडक्शन कर लेता है और वो बेच नहीं पाता है, उसके चलते भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो भी इनइफिशियंट है।
तो इनएफिशिएंसी है, एलिनेशन तो वी ऑल नो, एंड एक्सप्लॉयटेशन तो है ही, तो इसको आप ऑड वन आउट कह सकते हो। What according to Marx is the meaning of self externalization? अभी मैंने आपको समझाया कि अपने लेबर से जब आप कोई चीज आप क्रिएट करते हो तो अपने को आप एक तरह से सेल्फ एक्सटर्नलाइज करते हो, आप क्या हो लोग उसके थ्रू जान पाते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल इनटू एक्चुअल वन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझे नहीं देखा है, लेकिन आई एम सेल्फ एक्सटर्नलाइजिंग माई सेल्फ थ्रू दिस वीडियो, जो मैं कर रहा हूं, मैं अपनी जो मेहनत कर रहा हूं वो आपको मेरे वीडियो में मेरा अक्स दिखता है, आप देखते हो मुझे, दैट इज सेल्फ एक्सटर्नलाइजेशन। 53. According to Jeremy Bentham, which of the following aspects are part of the principle the greatest happiness of the greatest number? तो यहां पे भी देखिए तो दो ही सही होगा, तो इसका मतलब दो गलत होगा। ईच पर्सन प्लेजर काउंटेड एज अ सेम, यही तो है, कोई दो पर्सन के प्लेजर में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब चाहे एक भिखारी हो और उसको 10 रुपए मिल जाए, उससे उसको जो प्लेजर मिलेगी, और एक करोड़पति है उसको 10 रुपए मिल जाए जो उससे प्लेजर मिलेगी, इस टाइप की वो प्लेजर को सेम काउंट करते हैं, इसकी बुराई भी की जाती है। देयर आर ओनली क्वालिटेटिव जजमेंट अबाउट विच प्लेजर टू बी हायर, नो, कोई नहीं, कोई क्वालिटेटिव है नहीं, केवल क्वांटिटी प्लेजर का देखा जाता है बेंथम में, क्वालिटी तो जेएस मिल के थॉट में आता है। तो बी नहीं हो सकता है, तो बी को हटा दीजिए, बी को हटा दीजिए, तो इन दोनों में आप देखिए तो सी सी कॉमन है, तो सी तो होगा ही। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट मैटर, केवल यही तो हम मैटर करता है प्लेजर का, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ए सही है और आपको सी सही मिल गया, तो बाकी डी तो इसका मतलब गलत होना ही है क्योंकि दो ही इसमें सही है, तो इट इज ए फिड्यूसरी इन नेचर। चलिए जो भी कहना चाहते हो, इट इज नॉट फिड्यूसरी इन नेचर, डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट फील होता है। सो ए एंड सी आर करेक्ट। जेएस मिल पे अब आइए, जिन्होंने कि प्लेजर को हायर एंड लोअर कर दिया था। मिल डेल्ट विद द पजल ऑफ ओवरलैपिंग केस ऑफ सेल्फ एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, ये भी क्वेश्चन कई जगह पूछा गया है। आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि जिस एक्शन का प्रभाव केवल एक इंडिविजुअल के ऊपर पड़ता है, समाज पे उसका कोई असर नहीं होता, उसको सेल्फ रिगार्डिंग, और दूसरा जिस पे असर पड़ता है उसको अदर रिगार्डिंग उन्होंने कहा। उसको उन्होंने किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है कि कितनी किसको आप जो है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कहेंगे, किसको अदर रिगार्डिंग एक्शन कहेंगे। तो उन्होंने इस बेसिस पे कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल्फ, यदि सीधा असर, यदि आपके किसी एक्शन का सीधा असर समाज पे पड़ता है निगेटिव वे में, तो वो जो है अदर रिगार्डिंग हो जाएगी। यदि घुमा फिरा के पड़ता है तो उसको आप नहीं अदर रिगार्डिंग कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई एक आर्टिकल लिखता है जर्नलिस्ट किसी पार्टी के बारे में, और पॉलिटिकल पार्टी, और कहता है कि ये पार्टी करप्ट है, दिस है, दैट है, तो ये नहीं कहा सकता है कि एकदम समाज पे उसका बुरा असर पड़ जाएगा, उसको अरेस्ट कर लो। लेकिन वही यदि वो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में या किसी चीज, किसी समाज के किसी इशू के बारे में एकदम डायरेक्टली इंसाइट करता हुआ कोई भाषण देता है जिससे कि असर पड़ सकता है, तो उसको आप कह सकते हो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पे, और इसको आप नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा, के बेसिस पर उन्होंने सेल्फ एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश की। यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ये बात जो मैंने नेट से लेकर के आपको दिया है, इसको पढ़ लीजिए। 55. Who said the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will to prevent harm to other? यही इनकी हार्म थ्योरी है, तो बिल्कुल जेएस मिल की हार्म थ्योरी, इसको रट लीजिए। 56. What criteria did the positivists use to criticize traditional political science? अभी हम लोगों ने देखा पोस्ट पॉजिटिविज्म, और देखा कि कैसे जो है वो थर्ड डिबेट हुई लैपिड की। तो पॉजिटिविज्म का मतलब क्या हुआ, साइंस बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, डेटा एंड फैक्ट, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, इंपेरिकल बेस्ड। तो जो पॉजिटिविस्ट थे उन्होंने ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव भी है, थोड़ा देखते हैं। तो नॉन कॉग्निटिव नेचर ऑफ इथिकल स्टेटमेंट, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी इथिक्स, नॉर्म, इन सब पे जाते हैं, वैल्यू बिलीफ सिस्टम पे, तो ये पॉजिटिविस्ट बोलेंगे कि भाई इथिकल स्टेटमेंट जो होता है ना, उसका कोई हमारा सेंस एक्सपीरियंस उसको उस तरह से जो है कॉग्निशन ले ही नहीं सकता है, कुछ हमारे दिमाग में उसका कोई पिक्चर जो है, ऐसा कोई कॉग्निशन या अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती है जो कि इंपेरिकली टेस्ट किया जाए। तो नॉन कॉग्निटिव नेचर ऑफ इथिकल स्टेटमेंट, नॉन सिंथेटिक स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है इंटीग्रेटिव या सिंथेटिक नहीं होता जिससे कि दिमाग में क्लियर पिक्चर बन सके ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस का, इमोटिव नेचर में होता है। एनालिटिक स्टेटमेंट तो सही है, एनालिटिक स्टेटमेंट को तो वो सपोर्ट करेंगे, तो आई थिंक सी को हम नहीं लेंगे। तो ए मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए था ए बी डी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, आई डोंट नो। तो क्या ऑल ऑफ द अबव लेंगे, आई डोंट नो। ऑल ऑफ द अबव में एनालिटिक स्टेटमेंट को क्यों ये जो है क्रिटिसाइज करेंगे, यदि एनालिटिक स्टेटमेंट है, ये तो ये कहते हैं कि एनालिटिक नहीं होती है, नॉन एनालिटिक है। एनीवेज
मैं अब यहाँ छोड़ रहा हूँ आपके लिए वेग क्वेश्चन। 57. The concept of an essentially contested concept owes to the original formulation to which thinker? ये है W.B. Gailey. W.B. Gailey ने जो है एक पेपर लिखा था essentially contested concept 1956 में, और उन्होंने इसको इस आइडिया को फिर जो है 1964 में डेवलप किया एक बुक में, फिलोसफी एंड हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में। इनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल साइंस में जितने भी जो टर्म है, फ्रेजेज हैं या कॉन्सेप्ट हैं, वो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उसका एक जो है मीनिंग बता दोगे कि इसका यही मीनिंग होता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, राइट्स हो, जस्टिस हो, इक्वलिटी हो, लिबर्टी हो। इसेंशियली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट हैं क्योंकि ये टच करते हैं हमारे ह्यूमन थॉट को, हमारे कल्चर को, और हम दुनिया को कैसे समझते हैं। और सभी जो वर्ल्ड में रहने वाले जो कम्युनिटी हैं अलग अलग कल्चर के, वो अलग अलग तरीके से इन सब वर्ड के मीनिंग को समझते हैं और रियलाइज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कोई एका नहीं हो सकता है इन सब पे। ये सभी जो है इसेंशियली कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट है। W.B. Gale. 58. Who introduced the idea of family resemblance category into the political science literature? ये भी उसी टाइप की बात है कि आप एकदम एक डेफिनेटिव नहीं कह सकते हो कि इसको कैटेगराइज ऐसे कर दें। बहुत सारे आइडियाज हैं जो कि फैमिली मेंबर की तरह जो है आपस में रिजेंबल करते हैं, लेकिन बहुत अलग अलग भी होते हैं। जैसे आप बोलोगे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स जो है मिलते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज नहीं है, दोनों ओवरलैपिंग कंसेंसस है। तो इसको पढ़ लीजिएगा कि ये किसने कहा था। आई विल गो विद डेविड कोलियर एंड जेम्स मी महान जूनियर। ये सब बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि जियोवी सार्टरी भी इसको यूज करते हुए दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो लिखा है उस सबको पढ़ के आप आगे बढ़ जाइएगा फॉर दिस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा कि आइडिया ऑफ फैमिली रिजेंबलनेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मैच करना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि हर्बर्ट मार्क्यूज की जो बुक है वन डायमेंशनल मैन, ये तो आजकल काफी जगह पूछा जा रहा है, तो ए का 3, लेकिन ए का 3 चूंकि 2 जगह है इसलिए आगे आपको देखना पड़ेगा। तो फूको जो है वो गवर्नमेंटलिटी की बात करते हैं, गवर्नेबल सब्जेक्ट बनाना जो है पावर का यही रोल है। बेंथम जो है वो आपको पेनॉप्टिकॉन के लिए दिखता है, एक आर्किटेक्चर जिसको वो यूटिलिटेरियन आर्किटेक्चर कहते हैं, जहाँ की एक गार्ड जो है गोल जैसा स्ट्रक्चर में सभी इनमेट्स को जेल में देख सकता है। मॉल भी इसको यूज करते हैं। कार्ल स्किमिट जो है वो नोन ही हैं एक्सेप्शनलिज्म के लिए, स्टेट और ऑफ एक्सेप्शन। इनफैक्ट वो एक बुक लिखते हैं सॉवरन, एक बात कहते हैं, बुक नहीं, बुक तो उन्होंने कई इस पे लिखा है, लेकिन उनका एक फ्रेज है कि सॉवरन इज ही हु डिसाइड्स ऑन द एक्सेप्शन। उनका कहना है कि जो एक्सेप्शन को डिसाइड कर सकता है कि ये एक्सेप्शन होगा वही सॉवरन है, बाकी तो रूल मतलब सबके लिए यदि कॉमन है और वही सब पे लागू है तब तो सॉवरन का कोई मतलब ही नहीं है। सॉवरन जो कि एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकता है, कार्ल स्किमिट। तो स्टेट ऑफ एक्सेप्शन स्किमिट के साथ जाती है। और ये पढ़ लीजिएगा कि ये कैसे एक्सेप्शनलिज्म के प्रोपाउंडर है कार्ल स्किमिट। अब इसको मैच कर लीजिए। Who distinguished between scientific relevant and socially relevant political research? I will go with डेविड ईस्टन, जो इस स्टूडेंट ने मार्क भी किया हुआ है। साइंटिफिक रिलेवेंट मतलब कि आपका डेटा, ऑब्जर्वेशन और इंपेरिकल बेसिस पे आपका स्टेटमेंट या आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो रिलेवेंट है। लेकिन वो सोशली रिलेवेंट है कि नहीं, आपने सब कुछ कर लिया, डेटा जुटा लिया, कैटेगराइज कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, पैटर्न देख लिया, लेकिन उसका सोशल रिलेवेंस क्या है। तो इन दोनों बातों को ध्यान देना चाहिए डेविड ईस्टन। इसीलिए डेविड ईस्टन जो है वो बिहेवियरलिज्म के भी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन माने जाते हैं, इंटेलेक्चुअल फाउंडर। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म के लिए, पोस्ट बिहेवियरलिज्म फोकसेज ऑन सोशली रिलेवेंट पॉलिटिकल रिसर्च, whereas behavioralism in view of David Easton focuses on scientifically relevant political research. 61 देखिए, who among the following stated that the political thinkers were essentially party men? Very difficult, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत रिसर्च किया मुझे लगा कि ये अल्फ्रेड कोबेन ने कहा है। और ये सब जो है सब कहा गया था जब कोबेन, जर्मिनो ये सब डिबेट कर रहे थे डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी उस समय के, कि पॉलिटिकल थिंकर जो है कोई न्यूट्रल व्यक्ति नहीं होता है, एसेंशियली वो एक पार्टी मैन होता है, मतलब कि वो बाई पार्टीजन होता है, मतलब वो किसी पार्टी के तरफ से जो है
थिंकिंग कर रहा है, मतलब वो मत समझिए कि कोई भी पॉलिटिकल थिंकर जो है वो एब्सोल्युटली एक न्यूट्रल इंटेलेक्चुअल परस्यूट में है. दैट इज ए काइंड ऑफ प्रोपेगेंडिस्ट आप कह सकते हैं, अल्फ्रेड कोबेन. जर्मिनो इसको काटते हैं अपने आर्टिकल में, और ये दोनों बहुत ही मेजर थिंकर हैं डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62. पॉलिटिकल थ्योरी वाज पॉलिटिकल साइंस एंड देयर कुड बी नो साइंस विदाउट थ्योरी, हु सेड. अब ये मैं जाऊंगा डेविड ईस्टन की तरफ, लेकिन मैं बिल्कुल क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, इसे बहुत डिफिकल्ट होता है. कौन, आप थोड़ा और इस पे रिसर्च कर लीजिए. 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसेया बर्लिन ट्राइज टू आइडेंटिफाई नेगेटिव लिबर्टी बाय आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसको आप दो क्वेश्चन समझ सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस जो है उनके नेगेटिव लिबर्टी में बेसिकली इस क्वेश्चन पर फोकस करते हैं कि व्हाट इज द एरिया वेयर द सब्जेक्ट शुड बी लेफ्ट फ्री टू डू. मान ली कोई इंडिविजुअल है, उसका क्या दायरा है जिसके अंदर जो है वो एकदम फ्री है कुछ भी करने के लिए, कोई उसको जो है ना रोके, जिसको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन कह सकते हैं ये. और दूसरा जो क्वेश्चन है ये पॉजिटिव लिबर्टी को दर्शाता है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ द कंट्रोल और इंटरफेरेंस दैट डिटरमिन एक्शन. मतलब कि मेरे विल, मेरे डिजायर पे क्या मेरा खुद का कंट्रोल है, कोई और गाइड कर रहा है. दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी. सो सही आंसर है व्हाट इज द एरिया वेयर द सब्जेक्ट शुड बी लेफ्ट फ्री टू डू. 64. According to Berlin, the person who saw the conflict clearly between two types of liberty, जो negative और positive liberty या दो टाइप की liberty के बीच में जो क्लियर फर्क बर्लिन के अनुसार जो है बेंजामिन कॉन्स्टेंट करते हैं, जिन्होंने कि एंशियंट वर्सेस मॉडर्न लिबर्टी पे ध्यान दिया था. एंशियंट लिबर्टी जो है वो एक तरह का पॉजिटिव लिबर्टी था, रिपब्लिकन लिबर्टी था, कम्युनिटेरियन लिबर्टी था, जहां पे कि लिबर्टी का मतलब ये होता है कि क्या हम पब्लिक ड्यूटी कर सकते हैं, क्या अपने को सेल्फ गवर्न कर सकते हैं, उस तरह की लिबर्टी. और जो अभी की लिबर्टी कांस्टेंट कहते हैं, जो मॉडर्न लिबर्टी है, वो ये है जो निगेटिव लिबर्टी है कि मैं क्या करने के लिए स्वतंत्र हूं, इंडिविजुअलिस्टिक. 65. मैकफर्सन, सीबी मैकफर्सन, जिन्होंने कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, समराइजेज एजम्पशंस दैट कंप्राइजेज पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म इनटू हाउ मेनी प्रपोजिशन. वो 5 प्रपोजिशन में इसको समराइज करते हैं. इसको पढ़ लीजिएगा. इंडिविजुअल एज सोल प्रोप्राइटर ऑफ हिज ओन बॉडी एंड सेल्फ, और उससे जितने भी चीज उन्होंने कमाए हैं उसका वो खुद जो है ओनर है. सोशल रिलेशन बेस्ड ऑन एक्सचेंज, पूरा ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप. लेबर जो है एक कमोडिटी के रूप में, और प्रॉपर्टी का राइट एब्सोल्यूट होना, और रोल स्टेट का रोल मिनिमल होना. यही पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट सोसाइटी की परिकल्पना है एक क्रिटिकल मार्क्सिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से. Macpherson provides two conditions for a theory of obligation to be valid in a positive individualist theory. मतलब कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट जो सोसाइटी में जो ऑब्लिगेशन केवल दो ही बात पे होगा. एक कि इंडिविजुअल सी देमसेल्व्स फंडामेंटली इक्वल इन सम रेस्पेक्ट, एंड दूसरा इंडिविजुअल इन हिज कैपेसिटी एज प्रोप्राइटर ऑफ हिज ओन पर्सन. लेकिन मैं इसके बजाय जो है जाऊंगा इसके तरफ ज्यादा कि फ्रीडम फ्रॉम डिपेंडेंस एक्सेप्ट दोज रिलेशंस दे इंटर वॉलंटरीली. मतलब ऑब्लिगेशन कभी भी कोर्स नहीं होगा. यदि हमने कोई भी रिलेशन इंटर किया है वॉलंटरीली तो ही हम उसको मानेंगे. मतलब ऑब्लिगेशन केवल इसी बेसिस पे है, कॉन्सेंट के बेसिस पे आप कह लीजिए. 67. Methodological procedure followed by Robert Nozick by which the legitimacy of political action generated is. अब ये क्वेश्चन आपको या तो कांतियन या इनविजिबल हैंड प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्टेरियन यूटिलिटेरियन तो नहीं थे, लेकिन यदि आप थोड़ा भी और सोचेंगे तो आपको ये लगेगा कि इनविजिबल हैंड प्रोसेस उनका मेन कोर थॉट है, जिसके बेसिस पे कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्शन को लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट करते हैं. मतलब कि इनविजिबल हैंड प्रोसेस उसी टाइप के हम मार्केट जैसे इनविजिबल के थ्रू जो है एक्सचेंज करके चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नेचुरल वे में. वो जो है लेजिटिमेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न को दर्शाता है इन द व्यू ऑफ लिबर्टेरियन रॉबर्ट नॉजिक. तो इनविजिबल हैंड प्रोसेस होना चाहिए, ना कि एकदम एक विजिबल स्टेट का हाथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करे. वो इलेजिटिमेट है, वो इंडिविजुअल फ्रीडम को हनन करना है. लेट द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ मार्केट टेक केयर ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी. हु अमंग द फॉलोइंग इज डियोंटोलॉजिकल लिबरल. ये क्वेश्चन भी बहुत ही मुश्किल में आपको डाल सकता है, क्योंकि ऐसे देखेंगे तो इवन रॉबर्ट नॉजिक जो है एक डियोंटोलॉजिकल लिबरल कहला सकते हैं, क्योंकि वो कांतियन थॉट से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और वो भी जो है क्या करना सही है इस पे वो फोकस करते हैं अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस में. लेकिन यहाँ पे आई विल गो विथ माइकल वॉल्जर
क्योंकि माइकल वॉल्जर जो कि एक कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, तो वो जिन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है वो डियोंटोलॉजिकल लिबरल ज़्यादा कहे जाएंगे इन सब में, हायक, फ्रीडमैन और नॉजिक जो कि लिबर्टेरियन है उसके तुलना में। 69. Who used deontological liberal philosophy to justify individuals' duty towards animal? एक अनदर जो कम्युनिटेरियन थिंकर माइकल सेंडल, वो भी जो है डियोंटोलॉजिकल लिबरल माइकल वॉल्जर की तरह कहे जा सकते हैं, उन्होंने जो है हमारी जो ड्यूटी है एनिमल की तरफ जस्टिस के बेसिस पे, उस पे उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। माइकल सेंडल के बुक को जरूर ध्यान दीजिए, जस्टिस व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। कई एग्जाम में पूछा जाता है। लिबरलिज्म एंड इट्स लिमिट ऑफ जस्टिस, ये बहुत जगह पूछा जाता है। डेमोक्रेसी डिसकंटेंट नहीं पूछा गया है। द टिरेनी ऑफ मेरिट एक बार मैंने किसी एग्जाम में देखा है। 70 देखिए, ब्रूस ए एक्करमैन स्टेट दैट देयर आर सेवरल वेज दैट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कैन बी जस्टिफाइड इन लिबरलिज्म, which are the ways that Ackerman mentioned in his work. न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल क्या है? मतलब लिबरलिज्म में आप देखिएगा कि मतलब स्टेट या सोसाइटी जो है वो न्यूट्रल होना चाहिए इसके तरफ कि एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, क्या करना उसके लिए सही है, क्या गलत है, किस तरीके से लाइफ जीना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या मतलब कंसेप्शन ऑफ गुड जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमें न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब स्टेट या समाज को बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। कोई यदि मीट खा रहा है, कोई नहीं खा रहा है, दोनों उसके लिए जो है बराबर है, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। ये लिबरल प्रिंसिपल है। तो इसमें यदि आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स जो है इपिस्टेमिक वर्ड यूज करके बनाया है, बहुत अलग अलग वर्ड यूज किया। इपिस्टेमिक का मतलब होता है पर्टेन टू एनीथिंग दैट इन्वॉल्व नॉलेज, उसी से इपिस्टेमोलॉजी आया है, इट्स एक्विजिशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। तो इपिस्टेमिक वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन एथिक्स, विच आर द वेज दैट एक्करमैन मेंशन इन हिज वर्क। तो इपिस्टेमिक वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन इथिक्स, मतलब कि इथिक्स में भी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। ऐसा नहीं कि एक आप थोप देंगे तो ये सही है। इंट्रिंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इंडिविजुअल की बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप उसको न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल अप्लाएंगे कि छोड़ दो इसको, डिसाइड करने दो क्या गुड है उसके लिए। स्केप्टिज्म अबाउट इथिक्स, इथिक्स से खुद ही स्केप्टिस्ट यदि आप होंगे तो आपको एक थोपेंगे नहीं। एबिलिटी ऑफ द पावर होल्डर टू रीच एक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट गुड, कभी नहीं। कोई भी जो पावर होल्डर है उनके उनमें कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो एक सुपर निकाल सके एक्यूरेट की यही जो है गुड का कॉन्सेप्शन है, इसीलिए इंडिविजुअल पे छोड़ देनी चाहिए। तो ए बी सी मेरे हिसाब से सही होगा, नॉट डी। 71 देखिए, यहाँ पे 3 टाइप के कंजर्वेटिव थॉट को दिखाया, रैशनलिस्टिक, फेडिस्टिक एंड स्केप्टिक। तो फेडिस्टिक मतलब होता है जो कि काफी ज्यादा रिलीजियन और उसके मोरलिटी के बेसिस पे जाता है। रैशनलिस्टिक यदि आप देखेंगे तो जो यहाँ ऑलरेडी मैच किया हुआ है, पॉलिटिकल अरेंजमेंट रूटेड फर्मली इन द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल, मतलब कि ये है कि वही चीज रैशनल है जो टेस्टेड है, ट्राइड है, एक्सपीरियंस्ड है पीपल के द्वारा, कोई नई चीज नहीं। तो रैशनलिस्टिक है। फेडिस्टिक जहां मैंने लिखा भी है उसको इससे रिलेट कर सकते हैं, मोरल ऑर्डर ऑफ रियलिटी शुड बी द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। फेडिस्टिक कंजर्वेटिज्म इज ए पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट दैट कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म विथ ए डीप रिलायंस ऑन फेथ और रिलीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यू। आप यदि इसको पढ़ेंगे तो इसी से मैच कर सकते हैं इसको। स्केप्टिक जो है वो तो बिल्कुल स्केप्टिज्म होगा, सब कुछ को परे कर देना, रिजेक्ट रीजन एज ए गाइड टू पॉलिटिकल, रीजन रैशनलिटी को बिल्कुल खत्म कर देना स्केप्टिक। तो ये सीधा मैच किया हुआ है। Who labeled conservatism as the politics of imperfection? तो ये पॉलिटिक्स ऑफ इम्परफेक्शन इस नाम की जो है बुक ही जो है क्विंटन ने निकाला था 1978 में, द पॉलिटिक्स ऑफ इम्परफेक्शन, द रिलीजियस एंड सेकुलर ट्रेडिशन ऑफ कंजर्वेटिव थॉट इन इंग्लैंड फ्रॉम हुकर टू ऑक्सफोर्ड 1978, एंथोनी क्विंटन। एंड क्यों इसको जो है कंजर्वेटिज्म को पॉलिटिक्स ऑफ इम्परफेक्शन कहा जाता है? क्योंकि कंजर्वेटिव थॉट में ये माना जाता है कि ह्यूमन जो है वो इम्परफेक्ट है अपने नॉलेज में, अपने ज्ञान में, अपने रीजन रैशनलिटी में। तो इसीलिए इंस्टीड ऑफ हर चीज को तर्क पे और रीजन रैशनलिटी पे तौलने के बजाय जो पास्ट विजडम है, जो हजारों सालों से समाज ने जिसको ट्राई टेस्ट कर लिया है, जिसको हम ट्रेडिशन प्रथा कहते हैं, उस पर ही चलना ठीक है, जब तक कि आप उससे बेहतर कुछ और ग्रेजुअल वे में नहीं सोच ले। तो इसलिए इट इज ए पॉलिटिक्स ऑफ इम्परफेक्शन। Who mentioned 40 definition of socialism in his book Dictionary of Socialism published in 1924? ये तो केवल एक बार जान लीजिए तो कभी आप भूलेंगे नहीं। एंजेलो रैपॉर्ट
रैपोपोर्ट जो है उन्होंने 1924 में पब्लिश किया था डिक्शनरी ऑफ सोशलिज्म, जिसमें कि 40 डेफिनेशन सोशलिज्म का दिया था। उन्होंने ये कहा था कि देयर आर मेनी मैनसन्स इन द हाउस ऑफ सोशलिज्म। 74 which kind of labor is produced, labor's product according to Marx does create use value। मार्क्स ने दो टाइप का लेबर में डिफ्रेंशिएट किया था। एक एब्स्ट्रैक्ट लेबर है जो कि एक तरह का लेबर पावर को दर्शाता है, वो ये नहीं बताता है कि वो लेबर पावर क्या कर सकता है, क्या एक्चुअली प्रोड्यूस कर सकता है। वो एब्स्ट्रैक्ट लेबर मतलब लेबर के अमाउंट, क्वांटिटी से डिपेंड करता है जो बाजार में बिकता है। जो कंक्रीट लेबर है वो स्पेसिफिक एक्चुअल लेबर है जिससे कि कुछ चीजें बनती हैं, पर्टिकुलर लाइक कारपेंटर यदि लकड़ी काट करके चेयर बना रहा है, या कुम्हार जो है वो अपने हाथ से गढ़ करके घड़े और दिया बना रहा है। सो कंक्रीट लेबर इज द मटेरियल प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ लेबर जो कि डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो यूज वैल्यू से होता है, उसी से यूज वैल्यू क्रिएट होता है। सो कंक्रीट लेबर। तो कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट लेबर का आप जो है, तो एब्स्ट्रैक्ट लेबर जो है एक्सचेंज वैल्यू क्रिएट करेगा और कंक्रीट लेबर जो है यूज वैल्यू क्रिएट करेगा, ध्यान रखिएगा। एक्युमुलेशन प्रोसेस इन द मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन इज अबाउट, तो ये तो ऑल ऑफ देम है, तो और यहाँ पे सब ऐसा वेग है। ये डेवलपमेंट अकोमुलेशन प्रोसेस, जो वेल्थ अकोमुलेट जो कैपिटलिस्ट करते हैं उसी से तो सब कुछ निकलता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशन प्रोसेस, जिसने ज़्यादा वेल्थ कर लिया वो कैपिटलिस्ट क्लास बन गया, जो वेल्थ से वंचित है वो लेबर क्लास। कमोडिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है, लेबर कमोडिफाई हो जाता है, इवन हर चीज़ रिलेशन तक कमोडिफाई हो जाती है। इकोनॉमिक प्रोसेस है जो अकोमुलेशन प्रोसेस है, और क्राइसिस एंड रिसेशन प्रोसेस भी है। बहुत ज़्यादा अकोमुलेट कर लेंगे तो फिर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में लगाएंगे, ओवर प्रोडक्शन होगा। कई तरह के क्राइसिस रिसेशन उससे आते हैं, ओवर प्रोडक्शन से भी। 76 the problematic and epistemological break deployed in the periodization of Marxist thought was done by, ये सब जो है बहुत ही डिफिकल्ट बन सकता है क्वेश्चन, लेकिन एक बार आप याद कर लेंगे कि लुई अल्थुजर ने मार्क्स को खुद स्टडी करते हुए उसको जो है यंग मार्क्स, मैच्योर मार्क्स, इस तरह से बांटा है उनके पीरियड को, दोनों बेसिस पे कि किस तरह के प्रॉब्लम उन्होंने रेज किए हैं, कैसे आइडियोलॉजी को उन्होंने डेवलप किया है। तो अल्थुजर इसका सही आंसर है, इसको पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में जान लीजिएगा। इनफैक्ट यदि आगे इस तरह क्वेश्चन आए कि यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स में किसने डिफरेंस किया था, तो लुई अल्थुजर। लुई अल्थुजर जो कि स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बहुत बड़े प्रणेता थे, फ्रेंच। Althusser propounded that reality is complex and subjected to multiple causation. What concept he uses to describe this? इस concept को उन्होंने कहा था over determination. इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसका मतलब यही होता है कि कोई भी जो एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आप एक आइडिया से या एक फैक्टर से उसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल फैक्टर, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट और मल्टीपल कंडीशन से वो इन्फ्लुएंस होता है वो जो कॉन्सेप्ट है, इसलिए वो ओवर डिटरमिन्ड होता है। मतलब कि आप ये नहीं कर सकते कि ये चीज हुआ तो ये कॉन्सेप्ट ये ऐसा है, इट इज नॉट लाइक दैट। और इसके बारे में पढ़ लीजिए। यहाँ पे आप एक पैटर्न इस पेपर में देख रहे होंगे कि एक थिंकर से एक या दो तीन इस तरह से लगातार क्वेश्चन ये बंच में पूछते हैं। Who belong to the analytical Marxist tradition? Analytical Marxism जो है वो एक तरह का मार्क्सिज्म को थोड़े एनालिटिकल वे में, जिसको एनालिटिकल फिलॉसफी कहते हैं, फॉर्मल मेथड से, इकोनॉमिक्स से ला करके और बहुत फार्मूला बेसिस पे एनालाइज करने की कोशिश है। इसमें G.A. कोहेन और र्यूमर बहुत ही फेमस जो है एनालिटिकल मार्क्सिस्ट कहलाते हैं। मार्क्स हॉर्खहाइमर दिखते हैं जो कि क्रिटिकल थिंकर हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल के, और लुई अल्थुजर अभी हमने डिस्कस किया। तो ANC। रॉल्स राइट अबाउट मेन सोशल इंस्टीट्यूशन, यहाँ दो क्वेश्चन बैक टू बैक रॉल्स का है। रॉल्स राइट अबाउट मेन सोशल इंस्टीट्यूशन दोज कंप्राइजेज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो कहते हैं कि समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो सोशल इंस्टीट्यूशन जो उसको बनाता है, जिसमें कि जो कि जस्टिस को रियलाइज कर सकता है, रूल एंड रेगुलेशन, फेयर रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे, वो उसका एक, यहाँ भी ऑल आर करेक्ट, इसलिए इकोनॉमिक रेजिम है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल ऑर्डर है, प्रॉपर्टी कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, क्या है प्रॉपर्टी का डेफिनेशन एंड ऑल, ये है, तो ऑल आर करेक्ट। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि रॉल का जो थ्योरी है जस्टिस, उसके 3 टियर हैं। इसको आप और यदि बहुत डीप में पढ़ें तो शायद इस तरह से एनालिसिस आपको पता हो, नहीं तो रट भी लीजिए।
तो उसमें यह है कि फर्स्ट जो टीयर है उनके थ्योरी ऑफ जस्टिस का, उसमें ओरिजिनल पोजीशन है, आप स्टेट ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर है समाज के, जो भी आपने देखा, जो इकोनॉमिक रेजिम, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल ऑर्डर, एंड लास्ट में जो है समाज में लोग रूल डिसाइड करने के लिए इस बेसिक स्ट्रक्चर में बैठते हैं, जहां पे कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं क्योंकि वेल ऑफ इग्नोरेंस होता है। तो इसमें जो मिडिल टीयर है, इस क्वेश्चन में पूछा रहा है कौन है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर है। वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ये लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा जस्टिस व्हाट इज राइट थिंग टू डू, माइकल सैंडल की बुक है। जैसे ही आप इससे मैच करेंगे तो 3 का 1 और आपका 50-50 आप जो है खेल लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 4 का 2 होता है ही, तो इसका मतलब कि माइकल वॉल्जर ने स्पेयर ऑफ जस्टिस दिया था, इससे कुछ आपको बना नहीं, लेकिन अमृत सेन ने आइडिया ऑफ जस्टिस दिया। तो चौथा जो है अपने आप निकल के आ जाएगा, जस्टिस फॉर हेज हॉग, रोनाल्ड डॉर्किन। वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ पेपर। तो आप इसको यहाँ से अब मैच कर लीजिए। तो मैंने चारों मैच कर ही दिया, कर लीजिएगा। रोनाल्ड डॉर्किन, अब डॉर्किन यहाँ पे आए तो डॉर्किन डिस्टिंग्विशेस इन 2 काइंड्स ऑफ हार्म। वन इज डेलिबरेट हार्म, मतलब आप जो है अपने एक्शन से किसी को सीधा सीधा जो नुकसान पहुंचाता है, और एक जो है बेयर कंपटीशन हार्म होता है। मतलब कि मान लीजिए कि 2 व्यक्ति जो है कंपीट कर रहे हैं किसी बिजनेस में, तो एक सफल होगा तो दूसरा असफल हो जाएगा, लेकिन वो इनडायरेक्ट है, उसको आपने जानबूझ के उसको हार्म नहीं किया। लेकिन आपके मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक जो है वो सेलेक्ट हुआ था, दूसरा सेलेक्ट नहीं होगा, तो आपने उसको हार्म तो पहुंचाया, लेकिन इट इज नॉट इंटेंडेड। तो बेयर कंपटीशन हार्म which is permissible, not the deliberate harm. 83. Who among the following thinkers provide solidaristic conception of justice? अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि all चुकी है, तो all के साथ ही मैं जाऊँगा, क्योंकि solidaristic conception of justice का ये है कि justice communitarian है, जो समाज में social solidarity लाता है। तो उसमें अमृत सेन को भी ले सकते हैं, रोनाल्ड डॉर्किन को मैं नहीं लूँगा। आई डोंट थिंक कि उनका solidaristic conception of justice है, जो उनकी इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज है। जॉन रॉल को ले सकते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल के चलते। फिलिप वैन पर्जिस तो जरूर ले सकते हैं, क्योंकि एक बात याद रखिएगा फिलिप वैन पर्जिस के बारे में, कि ये बेसिक इनकम गारंटी जो अभी इंडिया में पूरी बाहर चली हुई है, लाडली बहना से लेके और सुकन्या से लेके हर जगह औरतों को जो बेसिक इनकम दी जा रही है, किसानों को दी जा रही है, उसके ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़े प्रणेता या प्रोपाउंडर जो है फिलिप वैन पर्जिस रहे। बहुत खुश हो रहे होंगे इंडिया में सबने इसको अपना लिया है। मेरे अनुसार से इट शुड बी 1 3 4, 2 को हटा करके। सो आई विल गो विद दिस, नॉट रोनाल्ड डॉर्किन। डॉर्किन थ्योरी ऑफ इक्वलिटी इज कैटेगराइज्ड एज, हाँ इसको हम लक इगैलिटेरियन जरूर कर सकते हैं, उनके जो इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, कई बार मैंने इसको कहा है। यहाँ पे लौट के मैं फिलिप वैन पर्जिस पे आ रहा हूँ। उनकी बुक जो है बेसिक इनकम, ए रेडिकल प्रपोजल फॉर ए फ्री सोसाइटी एंड ए सेन इकोनॉमी, जरूर याद रखिएगा। 85. द अमृत सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच रिकॉग्नाइजेस। यहाँ सबसे बड़ा लाइन कौन है, दिस, एंड यही सबसे सही होगा, सबसे बड़ा स्टेटमेंट सबसे सही। एबिलिटी टू कन्वर्ट रिसोर्सेज इनटू अपॉर्चुनिटी एंड अचीवमेंट, यही कैपेबिलिटी है। यदि आपने किसी इंडिविजुअल में ये कैपेबिलिटी ला दिया कि कैसे वो जो है अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज को अपने लिए वो सक्सेस में या रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा। कैपेबिलिटी अप्रोच। Amritya Sen, again back to back, Amritya Sen discusses 3 kinds of conversion factor in capability approach. अभी आपने देखा कन्वर्सन होती है, एक इंडिविजुअल जो है कैसे कन्वर्ट करता है अपॉर्चुनिटी को अपनी कैपेबिलिटी होने से, और जो उसको मौका मिलता है उसको रिसोर्सेज जनरेट करने में। तो कितने टाइप के जो है फैक्टर, कन्वर्सन फैक्टर हो सकते हैं। पर्सनल कन्वर्सन फैक्टर है कि इंडिविजुअल का अपना मेरिट जो है, हेल्थ, एजुकेशन, एज। सोशल कन्वर्सन फैक्टर हो सकता है सोशियो कल्चरल, कैसे कम्युनल हार्मनी है, आपको सोशल इक्विटी है या नहीं है, नॉर्म्स, रिलेशनशिप, बिहेवियर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल स्ट्रक्चर। और इन्वायरमेंटल जो है कन्वर्सन फैक्टर भी हो सकता है, एक्सटर्नल फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है, ज्योग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल। तो ये सब है इसमें। कल्चरल कन्वर्सन फैक्टर जो है बेसिकली सोशल में ये मिला हुआ है, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। तो दिस विल बी ऑड वन आउट। 87 देखिए स्टेटमेंट 1, जस्टिस इज अबाउट एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड फ्रीडम। कोई भी बोलेगा क्या कि एब्सोल्यूट इक्वालिटी एंड फ्रीडम किसी को नहीं मिलती। जस्टिस इज नॉट अबाउट दैट। जस्टिस इज प्रोपोर्शनल इक्वालिटी एंड फ्रीडम। फ्रीडम भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, इक्वालिटी भी एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट एक क्रूड वर्ड है, इसलिए रॉन्ग है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक नीड्स फॉर दिस पीपल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसको कौन बोलेगा गलत। तो 2 जो है 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू।
मैच करना जो है ये भी उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जॉन रॉल जो है ओवरलैपिंग कंसेंसस के लिए जाने जाते हैं। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया, भी नहीं कर रहा हूं। तो डी का 2 और डी का 2 से आपको क्रैक हो जाता है। इसका मतलब है कि ये बेहद इजी क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ए का 3 होगा, जेरेमी वेल्ड्रॉन। वाल्ड्रन इज नोन फॉर हाइब्रिडिटी, क्या है इसको पढ़ लीजिए यहाँ से। विल कैमेलिका जो मल्टीकल्चरलिज्म पे लिखते हैं, राइट टू कल्चरल मेंबरशिप। जेम्स टूली जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डाइवर्सिटी में बहुत कुछ लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इसको यहाँ से पढ़ लीजिए। तो ये वन ऑप्शन करेक्ट, इजी क्वेश्चन। 89, below given are a statement on multiculturalism, identify true and false statement। तो इसको चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। मल्टी कल्चरल थ्योरीज क्रिटिसाइज लिबरल फॉर देयर ए कल्चरल कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन एजेंसी। बिल्कुल सही है कि कल्चर को वो एक तरह से मानते ही नहीं है, जो लिबरल थ्योरीज जो हैं, इसके चलते वो मल्टी कल्चरलिज्म को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, ए विल बी ट्रू। दे डू नॉट रिकनसाइल कल्चर एंड रीजन। मल्टी कल्चरलिज्म ऐसा नहीं है कि कल्चर और रीजन को रिकनसाइल नहीं कर पाते, दे कर पाते हैं, इसलिए फॉल्स है। ठीक है। दे डिस्कस फ्रीडम इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म। नो, फ्रीडम इन नॉट एब्स्ट्रैक्ट टर्म, इन कंक्रीट टर्म्स रियलाइज फ्रीडम की बात होती है, इसलिए ये फॉल्स है। तो ये ट्रू होगा ही, कल्चरल ग्रुप्स में भी मोरली इक्वल बट दे आर डिफरेंट। चलिए आसान है, जिसने भी टिक मारा है सही है ये। 90, who is stated each member of the society has an inviolability rights, of course, founded on justice which even the welfare of everyone cannot override। ये जॉन रॉल का बहुत फेमस कथन है कि यदि कोई हमें अधिकार मिलता है ऐसा जो न्याय से उत्पन्न हुआ है, एक इंडिविजुअल को ऐसा मिलता है, तो उसको समाज के कॉमन गुड के को पाने के लिए उसको सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता है। ये आसान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए चार्ल्स बेइज की जो है, चार्ल्स बेइज ने जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन इस नाम की बुक लिखी है। थॉमस पर्ग ने जो बुक लिखी है, रियलाइजिंग रॉल्स। जोसेफ स्टिगलर जो ग्लोबलाइजेशन पे काफी उन्होंने लिखा है, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट, नोबेल प्राइज भी इनको मिला है। मार्था नॉसबॉम जो कैपेबिलिटी अप्रोच के लिए जानी जाती है, वुमेन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी इन्होंने लिखा है, फर्स्ट वन। 92, cultural diversity in the modern times takes three most common from। वीकू पारेख इस पे अपनी नजर दौड़ाते हैं और उसमें से कौन से डाइवर्सिटी को वो इंडिकेट नहीं करते हैं। तो इंट्रिंसिक डाइवर्सिटी जो कल्चर के बीच में होती है, सब कल्चर की डाइवर्सिटी, पर्सपेक्टिव की डाइवर्सिटी, कम्युनल डाइवर्सिटी मुझे लगता है उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। सो आई विल गो विथ ऑड वन आउट, कम्युनल डाइवर्सिटी। और पढ़ लीजिए। 93, who among the following believed in revisionist socialism। तो सोशलिज्म को एक तरह से रिवाइज करने का, मतलब थोड़ा बदल देने का, एक मॉडर्न जमाने में, जो कि थोड़ा वो फेबियन सोशलिज्म जैसा हो जाता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो जाता है। इसको करने वाले जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े नेता एडवर्ड बर्नस्टीन थे, जो कि रैडिकल सोशलिज्म से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ ले जाते हैं जर्मनी में। और बहुत बड़ा रोल है इनका बर्नस्टीन का, क्योंकि वहाँ जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी आइडियोलॉजी अभी भी इन्हीं पे चलती है। सो ही इज द बिगेस्ट प्रोपोनेंट ऑफ रिविजनिस्ट सोशलिज्म, एडवर्ड बर्नस्टीन। In the 1980s, the Indian state was analyzed from a dominant class coalition model। Who was its exponent? बस जान लीजिए, प्रणब बर्धन जिन्होंने बुक लिखा है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 1984। यहाँ पे अमित भादुरी, अनुपम सेम और पार्था चटर्जी के भी बुक को जरूर देख लीजिएगा। दिस इज द वे टू सी द ऑप्शंस। In Indian context, who among the following gave the concept of crisis of governability? ये बुक को आप भूल नहीं सकते हैं, अतुल कोहली के डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। तो अतुल कोहली। यहाँ पे लॉयड रूडोल्फ और सुजान रूडोल्फ की जो बुक है द परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, और उनके अदर बुक्स को भी याद कर लीजिए। आशुतोष वार्ष्णेय के बुक को याद कीजिए। सुदीप्ता कविराज, तो अभी एक क्वेश्चन भी आपने देखा, उनके बुक को भी यहाँ याद कर लीजिए। 96, in the Constituent Assembly voluminous writings and debate, which of the following salient issues were highlighted? कौन कौन से इशू इसमें हाईलाइट किए गए थे? इसमें से यदि कल्चरल हिस्ट्री को हटा दें, आई डोंट थिंक इंडिया के कल्चरल हिस्ट्री पे कोई बहुत बहस या डिस्कशन हुई थी। तो नेशनल यूनिटी, प्री ऑक्यूपेशन विद सोशल इशू और इंडिया स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, इन सब पे बहस हुई थी। तो आई विल गो विथ ABC। 97, according to Subrata Mitra, there are three types of power sharing system in the Indian federal structure. Which of the following enables both horizontal and transversal? Horizontal power shared मतलब कि जैसे कि
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी एक लेवल पे हैं तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। लेकिन यदि यहीं पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर पंचायती राज है, इनके बीच में जो पावर शेयरिंग है ट्रांसवर्सल है, मतलब वर्टिकल है। तो इसमें से देखिए कि दोनों किस्में हैं। इंटर स्टेट काउंसिल में दोनों होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 के तहत बनाई गई है, उसमें यदि आप देखेंगे तो स्टेट के बीच में भी पावर शेयरिंग है जो उसमें शामिल होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल हो गए, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी इंटर स्टेट काउंसिल। द जेनेसिस ऑफ इंडियाज पार्लियामेंट कैन बी ट्रेस्ड टू द पैसेज ऑफ विच एक्ट। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें से किस में जा सकते हैं? ये कहता है कि इसमें से किस एक्ट का ही एक परिणति थी कि हमारा जो है जो पार्लियामेंट बना इंडिया का। तो आई विल गो विथ, जब अपने हाथ में शासन ले लिया था क्राउन ने, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो थी, उसी की धीरे धीरे करके जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो काउंसिल, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते थे, काउंसिल एक्ट कहते थे, फिर बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुई, तो उसी की परिणति शायद पार्लियामेंट में। बट वेरी वेरी वेग क्वेश्चन। 99 देखिए, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्यूनाइज 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि वी ऑल नो कि आर्टिकल 31B जो है, ये कहता है कि यदि 9th शेड्यूल में किसी एक्ट को रख दिया गया तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकती। वैसे अब सुप्रीम कोर्ट इसको मानती नहीं है। सारे जो 31 जो आर्टिकल हैं वो सेविंग आर्टिकल हैं, किसी न किसी चीज से बचाते हैं। 31A बचाता है इस बेसिस पे कि यदि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है तो आप इस बेसिस पे कि फंडामेंटल राइट आपका आहित हो रहा है 1419, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 31C भी बचाता है जो 39BC जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, जो कि एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को लाने का है। वो उसके लिए यदि कोई कानून बनता है तो आप 14 और 19 का हनन हो रहा है ऐसा करके कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो ये सारे सेविंग एक्ट है। 31B जो है 9th शेड्यूल को। 32 हम लोग जानते हैं क्या है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रिट। 100 नेम द जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु फर्स्ट थ्योराइज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक केस हुआ था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसमें एक जज थे JR मधोलकर, जिन्होंने अपने साथ डिसेंट नोट लिखा था, और उसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही थी, जो बाद में 1973 में केशवानंदा भारती केस में आता है। जस्टिस JR मधोलकर। स्टार क्वेश्चन। 101 विच ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म कमिटी प्रपोज दैट ए मल्टी मेंबर बॉडी होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के रूप में, ना कि एक। और ये कहा था तारकुंडे कमेटी ने, 1975 में बनी थी। हु डिस्क्राइब्ड कास्ट मोबिलाइजेशन एज ए कलेक्टिव सेंटिमेंट ऑफ कास्ट पैट्रियोटिज्म। मैं इसका सही आंसर जो ढूंढ पाया हूँ वो GS गुरिये है, मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, सभी हो सकते हैं। Who said democratic equality as equality between caste group not among casteless individual। इस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स को एनालाइज करने वाले मेरे हिसाब से रजनी कोठारी, फिर मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। 104 which feature of Indian federalism according to Alfred Stephen enable India to survive as a multicultural and multinational democracy। इसका सही आंसर मुझे लगता है डेमोज इनेबलिंग है। इसका मीनिंग क्या होता है? डेमोज मतलब पीपल, डेमोज इनेबलिंग मतलब कि कैसे लोगों की डिफरेंट भावनाओं और डाइवर्स कल्चरल लिंग्विस्टिक इतनी ग्रुप को कैसे समाहित करती है एक पॉलिटी में, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन फेडरलिज्म है। Who distinguish between regional spaces and spaces of regionalism to understand insurgent politics। इसका मीनिंग क्या है ये समझने की कोशिश करें। वैसे तो इसका सही आंसर लगता है ये है जो नेट पे देखने से है, लेकिन इसका मतलब ये है कि रीजनल स्पेसेस रेफर टू एक्चुअल ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल टेरिटरीज विद इन विच रीजनल मूवमेंट और कॉन्फ्लिक्ट अकर। जैसे मान लीजिए कि अभी पैलेस्टाइन एक रीजन है, वहाँ इजराइल पैलेस्टाइन, वहाँ एक जो है इशू उभर रहा है, तो वो रीजनल स्पेसेस है। और स्पेसेस ऑफ रीजनलिज्म जो है, जब आप रीजनलिज्म करते हैं, क्षेत्रवाद करते हैं, तो जब उसको आप पॉलिटिसाइज करते हैं, इट रेफर्स टू द पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क दैट आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड दीज रीजनल स्पेसेस टू प्रमोट ए स्पेसिफिक रीजनल आइडेंटिटी और ऑटोनॉमी। जब आप रीजनवाद करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में और फर्क आप समझना चाहें तो नेट पे देख सकते हैं। वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड ये जो है आसान हो सकता था, लेकिन इन्होंने केवल नोन दिया है वुड्रो विल्सन का डिटेल एंड सिस्टमेटिक एजुकेशन ऑफ पब्लिक लॉ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, लेकिन इससे क्वेश्चन क्रैक होता नहीं है।
ये 1 का जो है 2 जो है कई में है, तो 1 का 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके चलते ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। बाकी सब इतने अननोन है और इतने भ्रामक है कि मैंने सीधा टिक जो इन्होंने स्टूडेंट ने मारा है, मैंने भी वही देखा, वही है। बाकी याद कर लीजिएगा जो डेफिनेशन डिफरेंट थिंकर ने दिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 107 मिनोब्रुक 3 कॉन्फ्रेंस जो है वो गुड गवर्नेंस पे फोकस था, और गुड गवर्नेंस कोलैबोरेटिव गवर्नेंस था, इसलिए आई विल गो विद कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 जो है वो इट गिव वे टू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 2 न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। 108 देखिए, ये तो आसान होना चाहिए। चेस्टर बर्नार्ड विल गो विद फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, हेनरी फयोल जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, डगलस मैकग्रेगर द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज, एंड फिलिक्स निग्रो केवल एक ही बच जाता है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब मैच कर लीजिए। विच बुक इज नॉट रिटन बाय फेडरिक टेलर, तो इसमें पीटर प्रिंसिपल तो पीटर खुद ही लिखेंगे। पीटर प्रिंसिपल बहुत सारे हैं, आप इंटरेस्टिंग पढ़ सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल। 110 ह्यूमन रिलेशन थ्योरी प्रोवाइड्स गिव्स इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन फैक्टर, तो इनको भी ना सेटर को लगा हुआ कि इतने बाउंसर मार रहे हैं तो एक हाफ बॉल ही देनी चाहिए, लोग चौका या छक्का मार के खुश हो जाए। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन फैक्टर। स्टेटमेंट ए है 33% ऑफ रिजर्वेशन। अब यहां आके देखिए वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अजीब टाइप का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 2 स्टेटमेंट है, इससे क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट है 33% ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन वुड लीड टू एम्पावरमेंट एट द ग्रास रूट लेवल, ये एक स्टेटमेंट है जर्सन। स्टेटमेंट बी है द लीडरशिप ऑफ ट्राइबल वुमेन हैज इंपॉर्टेंस इन नेशनल पॉलिटिक्स। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी, ट्राइबल वुमेन हैड एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन नेशनल पॉलिटिक्स। कौन बोलेगा नहीं, क्या आप रिजर्वेशन नहीं दोगे तो ट्राइबल वुमेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे नेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये 1 जो है सही है, ये कंक्लूड कर सकते हैं। रिजर्वेशन हैज नॉट एम्पावर्ड ट्राइबल वुमेन एट ग्रास रूट लेवल, तो ये तो उल्टा हो गया ना, ये कह रहा है इंपावर किया है, तो इससे हम थोड़ी कह सकते हैं कि नहीं किया है। तो इसलिए 2 को निकाल दीजिए। तो 2 को यहाँ निकाल दिए, 2 को निकाल दिए, तो या तो नन होगा, तो नन तो हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब एक ही है, 1 एंड 3 सही है। इसका मतलब 3 जो है डेफिनेटली सही होगा कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इज मस्ट फॉर पॉलिटिकल इंपावरमेंट। अब मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ, ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आप और कोई दूसरा ऑप्शन ले ही नहीं सकते, इसलिए ये भी सही है। 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया मेजोरिटी सीट्स रेदर देन मेजोरिटी वोट डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। यही तो है ना, आप कितना सीट लाते हैं, कितना वोट लाते हैं, थोड़ी जरूरी है। एक पार्टी ज्यादा वोट लाके भी हार सकती है, याद रखिए, बाय द पॉलिटिकल पार्टी बोथ इन लोकसभा विधानसभा। रीजन ये है कि द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेजोरिटी वोट सिस्टम इज दैट द रिलेटिव मेजोरिटी ऑफ वोट सिक्योर्ड डिसाइड द इलेक्शन रिजल्ट। यदि ऐसा होता तो ये सही होता। तो ये दोनों ही एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको, मैं आई विल गो विथ ए, कि ये इसीलिए ये मेजोरिटी वोट सिस्टम ना के मेजोरिटी सीट सिस्टम। स्टेटमेंट 1 है बर्लिन टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ सिविलाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। चलिए इसको मान लेते हैं कि बर्लिन ऐसा कहते हैं कि सिविलाइज बहुत सारे सिविलाइजेशन इसलिए गायब हो गए कि आपने इंडिविजुअल लिबर्टी नहीं दिया। स्टेटमेंट 2 कहता है ही एज्यूम्स दैट नेगेटिव लिबर्टी इज सॉरी इंडिविजुअल लिबर्टी, अच्छा इंडिविजुअल लिबर्टी मींस नेगेटिव लिबर्टी, ओके। ही एज्यूम्स दैट नेगेटिव लिबर्टी इज नॉट यूनिवर्सल, तभी तो बहुत सारे सिविलाइजेशन जो है डूब गए क्योंकि वहां नेगेटिव लिबर्टी नहीं था। अब इससे डेराइवेशन मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, फ्लरिशिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज नॉट इसेंशियली रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ लिबर्टी। तो ऐसा तो हम नहीं निकाल सकते ना, इससे कुछ भी ऐसा नहीं निकलता है, आप सोचिएगा जरा। लैक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी इज नॉट नेसेसरली आइडेंटिकल टू पॉजिटिव लिबर्टी, ऐसा भी कुछ नहीं निकलता है। फॉर द सिविलाइजेशन टू फ्लरिश इंडिविजुअल लिबर्टी हैज टू बी यूनिवर्सलाइज्ड, यही बात ये कहते भी इन दोनों स्टेटमेंट, इसलिए ओनली डेरिवेशन 3। 14. Who emphasized that India's past can be utilized to build a platform for reconstruction on which modern framework of ideas can rest. हर जगह नेट पे आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं पे टैगोर, कहीं पे औरबिंदो, लेकिन आई विल गो विथ टैगोर, जो मैंने खोजा है। पढ़ लीजिएगा इसका मीनिंग क्या कहना चाहते हैं। 15. The Hindu says that political and social independence are well and good, but the real thing is spiritual independence, मुक्ति। ये स्टेटमेंट भी जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन यदि आप स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस की तरफ जाएंगे तो अरविंदो घोष इज द बेस्ट आंसर, वैसे विवेकानंद भी हो सकते हैं। हु सेड इफ इंडिया हैज ए फ्यू मोर मैन ऑफ मिस्टर जिन्नाज स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर शी वुड बी फ्री लॉन्ग बिफोर, ये कहने वाले मोस्ट प्रोबेबली कॉर्नल वेज वुड हैं, वैसे नेट पे कई जगह कई मिलते हैं, वेरी वेरी वेग।
गांधी मेंशंस अबाउट 4 फील्ड्स ऑफ प्रैक्टिकल अहिंसा, मतलब कि आप 4 जगह उसको यूज कर सकते हैं, और ये भी वो कहते हैं कि वो चारों में सबसे अच्छा कहाँ यूज करना है। आप यूज कर सकते हैं अगेंस्ट कंस्टिट्यूटेड ऑथोरिटी, यदि वो आर्बिट्ररी बिहेव करे तो आप नॉन वायलेंस प्रैक्टिकल अहिंसा कर सकते हैं। आप इंटरनल डिस्टर्बेंस हो वहाँ प्रैक्टिकल अहिंसा कर सकते हैं। आपको कोई बाहर से इन्वेजन हो रही है वहाँ कर सकते हैं। फैमिली फील्ड इन वाइडर सेंस, वो कहते हैं कि फैमिली कित किन में कीजिए, ये सबसे अच्छा है, पढ़ लीजिए, पर्सनल रिलेशनशिप में कीजिए प्रैक्टिकल अहिंसा। Ambedkar had suggested some important component of the political strategy to change the condition of the depressed class. Which are those suggested strategies adopted by Ambedkar? यहाँ पे आप बार्गेनिंग को छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़ा निगेटिव पर्सपेक्टिव में है, लेकिन मैं तो उसके साथ भी जाऊंगा, ऑल आर करेक्ट है। उन्होंने बार्गेनिंग भी किया, पूना पैक्ट उस टाइप का था कि ठीक है ये छोड़ूंगा तो वो लूंगा। बाकी उन्होंने पॉलिटिकल एजिटेशन कंटिन्यूस करना, कास्ट हिंदू मुस्लिम और दलित शुड बी कंसल्टेड ऑन ऑल एस्पेक्ट, मतलब बराबरी होनी चाहिए, सेल्फ डेवलपमेंट डिप्रेस क्लास का होना चाहिए। आई विल गो विथ ऑल करेक्ट। हु रोट शेतकार असुद, ये बहुत ही विप ऑफ द फार्मर, मतलब एक किसान जो कि पिछड़े जाति से भी, उसकी जो समस्या पे उन्होंने बुक लिखा था पेरियार ने, ज्योतिबा फुले ने, तो बहुत फेमस बुक है। गुलामगिरी के बाद गुलामगिरी भी बहुत फेमस है। लोहियाज व्यू ऑफ फ्रीडम रेस्टेड ऑन पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी इन रिलेशन टू नॉन प्रॉपर्टी मैटर, जो मतलब कि क्या स्टेट या सोसाइटी प्रोवाइड कर सकता है कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इस बात पे उनका फोकस ज़्यादा था। उनका कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी एक पॉजिटिव है। सो डियर स्टूडेंट, मैं बुरी तरीके से थक गया, आप भी थक गए होंगे। यदि आप इस जगह तक पहुंच गए हैं इसको देखते हुए, तो क्यूडोज टू योर पैशन फॉर लिसनिंग PYQA। आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी अपने बॉक्स जो मैंने बनाए हैं उसको मैंने पढ़ा नहीं, नहीं तो ये वीडियो 2-3 घंटे का होता, और यदि एक्सप्लेन करता तो बन ही नहीं सकता था। वेरी वेरी डिफिकल्ट पेपर, लेकिन मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि डिसहर्टेड मत होइए, इसको ऐसे लीजिए कि इस लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट्स ऑल। और कितने भी लेयर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इट इज नॉट ए ग्रेट पेपर, आई विल नॉट से, क्योंकि इसमें इतनी यदि आप डिफिकल्ट पूछ दोगे तो स्टूडेंट कुछ भी नहीं कर पाएगा। बट एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आप CUET PG के स्टूडेंट हो, आई डोंट नो व्हाई आर यू वाचिंग दिस, बट आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्टर कीजिए, मेल, टेलीग्राम ID और मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com। इस तरीके से आप मुझसे मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।